हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े महत्वपूर्ण पेपर जो आपका S9 होता है मेथड पेपर। तो हम लोग इस वीडियो में मेथड पेपर जो आपका गणित का है उसके इकाई 1 को देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग को जानना है क्या पढ़ना है। हम लोग को इकाई 1 में उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस इकाई में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, खासकर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको S9 में क्या होता है, इसका एग्जाम भी देना होता है और आपके असाइनमेंट भी बनाने होते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम लोग का आज का जो पहला पॉइंट्स है, क्या है पहला पॉइंट्स इस यूनिट का इकाई 1 का, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट है उद्देश्य के रूप में, क्या है आपका, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का गणितीयकरण कर उनकी क्षमताओं का विकास करना होता है। यानी कि जो आपका गणित का जो उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर क्या करना है, गणितीयकरण करना है, ताकि बच्चे क्या कर सके, अपनी क्षमताओं का विकास कर सके, गणित का हल कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दूसरा पॉइंट, बच्चों के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके एवं तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त को समझ सके। यानी कि बच्चों के अंदर क्या करना है, वैसी क्षमताओं का विकास करना है ताकि बच्चे सही ढंग से सोच सके, गणित के प्रति अच्छी ढंग से क्या कर सके, तर्क कर सके और आंसर के रूप में यानी कि उसका परिणाम भी निकाल सके और अमूर्त को भी समझ सके, ताकि बच्चे क्या कर सके, अच्छे से गणित का सलूशन निकाल सके, अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सके। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है, बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे आपस में बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है। यानी क्या करना है, बच्चों को गणित को एक ऐसा विषय मानने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है, ताकि बच्चों को गणित क्या लगे, एक आसान विषय लगे और अच्छा लगे, ताकि वह इसमें एक अच्छे ढंग से क्या कर सके, सवालों को समझ सके और हल निकाल सके और एक दूसरे से क्या कर सके, बातचीत के माध्यम से गणित सीखने का प्रयास करे। नेक्स्ट आपका चौथा पॉइंट है, बच्चे गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाए। क्या करना है आपको एक शिक्षक के रूप में, बच्चों को क्या करना है, गणित के प्रति आपको भयभीत नहीं करना, डर का माहौल पैदा नहीं करना है। बच्चों को क्या बताना है कि गणित एक आसान विषय होता है, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। यानी कि गणित को क्या करना है, एक मतलब आनंद के रूप में बच्चों को पढ़ाना है, ताकि बच्चों को क्या हो जाए, इसको पढ़ने में मजा आए, एंजॉय करे और अच्छे से गणित को सीख सके। क्योंकि अपने समाज में अभी क्या है वर्तमान में कि गणित एक कठिन विषय है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, गणित से भागते हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, बच्चों को गणित ऐसे पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को क्या कर सके, आसानी से समझ आ सके और बच्चों को गणित पढ़ने में मजा आए। तो भी जाकर अब क्या होंगे, एक सफल शिक्षक के रूप में आप सामने आएंगे। तो बच्चों को ऐसे पढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको बहुत सारे उपाय करने होंगे, बहुत सारे शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा, ताकि बच्चे सही ढंग से गणित का आनंद ले सके। नेक्स्ट आपका है पांचवा पॉइंट, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे। गणित में सूत्रों एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। यानी कि बच्चों को क्या करना है, गणित सिर्फ यानी कि किताब वाला गणित सिखाना है, क्योंकि किताब से आगे भी बहुत सारे गणित होते हैं जिसका जीवन में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बच्चों को गणित के क्या करना है, किताब के अलावा बहुत सारे भी चीज़ों के बारे में जानकारी देना है, ताकि बच्चे एक मतलब वैज्ञानिक ढंग से सोच सके, यानी कि साइंटिफिक तरीके से क्या कर सके, सोच सके, सोल्यूशन उसका निकालने का प्रयास कर सके। नेक्स्ट आपका छठा पॉइंट, बच्चे सार्थक समस्याएं उठाए और उन्हें हल करे। क्या करे बच्चे, मतलब बुक का जो भी सोल्यूशन करना है, यानी कि जो भी कठिन सवाल उसको क्या कर सके, बच्चे उसका हल करने का भी प्रयास करे। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता और असत्यता को लेकर तर्क करने में स्पष्ट कर पाए। यानी क्या करना है, बच्चों को अमूर्त चीज़ों के बारे में जानकारी देना है, ताकि बच्चे क्या कर सके, चीज़ों को समझ सके, उसके बारे में क्या कर सके, विश्लेषण कर सके, उसके कथनों के प्रति मतलब क्या उसका सत्य है कि असत्य है, ये सभी जानकारी लेकर क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो ऐसे लिए क्या करना होगा, बच्चों को सही ढंग से गणित को पढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिकी संक्रियाएं, माप, दशमलव एवं प्रतिशत की समझ। यानी कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर का जो बुक होता है गणित का, उसमें क्या होता है, बच्चों को अंक से जुड़ी भी ज्ञान दिया जाता है, साथ साथ क्या होता है, बच्चों के अंदर सांख्यिकी ज्ञान भी दिया जाता है, संक्रियाएं मान भी या फिर संक्रियाएं माप भी जानकारी भी दी जाती है, दशमलव की जानकारी दी जाती है आपका, और नेक्स्ट क्या होता है आपका, प्रतिशत की जानकारी दी जाती है, यानी कि परसेंटेज की भी जानकारी बच्चों को दी जाती है उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे, जैसे आपका होता है अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति आदि की मूल संरचना तथा दैनिक जीवन में इनका उपयोग कर सके। यानी कि जो आपके बच्चे होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के 6 to 8 के, तो उनके बुक में क्या होता है, आपका अंक गणित होता है, बीजगणित होता है, रेखा गणित होता है, त्रिकोणमिति होता है।
तो इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे अपने दैनिक जीवन में इसका क्या कर सके, प्रयोग कर सके और इनके सवालों को हल करने का भी प्रयास करें, ताकि आप चीज़ों को आसानी से बच्चे समझ सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 10वां नंबर, समस्या समाधान की युक्तियाँ स्वयं से ढूंढ सके। यानी कि आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, बच्चों के अंदर एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे क्या कर सके, खुद से समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, गणित सीखने के उद्देश्य से बच्चों के अंदर सामुदायिक जीवन में गणित का प्रयोग, नैतिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विकास, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है, यानी कि जो गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों के अंदर एक कम्युनिटी मतलब जो आपका होता है सामुदायिक जीवन होता है, या फिर आपका जो समाज में रहने, चलने फिरने, खाने का जो भी मतलब नियम होता है, बच्चे उसके द्वारा भी गणित का अध्ययन कर सकते हैं। क्या होता है आगे बच्चे के अंदर, क्या होता है आपका नैतिक मूल्य का भी विकास होता है, सांस्कृतिक भी विकास होता है, और बच्चे क्या करते हैं, गणित के प्रयोग में अपना जीविकोपार्जन भी अच्छे ढंग से कर पाते हैं और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास कर लेते हैं गणित के माध्यम से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य होता है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिकी माप, दशमलव, प्रतिशत, यानी कि जो आपका किताब में जो भी चैप्टर दिए रहते हैं बच्चे सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन उससे हट के भी आपको पढ़ाना है ताकि जीवन में बच्चे अपने गणित का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्या आपका पॉइंट है, स्कूली गणित सभी तत्वों, अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण के लिए मुहैया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्या पढ़ना आपका नेक्स्ट पॉइंट, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए गणित का पाठ्यक्रम तथा उसके आधार। यानी कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर होता है 6 to 8, उसमें आपको क्या क्या मतलब पाठ्यक्रम के रूप में आपको शामिल करना है और उसका क्या क्या आपका आधार होगा, यानी कि उसका क्या क्या बेस होगा। तो ये इसमें आपका पहला बिंदु क्या है, आपका उच्च प्राथमिक स्तर तक आते आते बच्चों में गणित की अवधारणाओं के मूर्त संकल्पनात्मक क्या होता है, विकसित हो चुकी होती है। प्राथमिक कक्षाओं में अंकों से जुड़े गणितीय खेल, पहेलियाँ तथा कथाएँ बच्चों को इन संबंधों को बनाने में मदद करती है और उनकी रोजमर्रा की समझ को भी निर्माण करती है। यानी कि जो बच्चा होता है, जो क्या होता है आपके प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, गणित सीखता है, तो वहाँ से बच्चे अंकों के बारे में, मूल संकल्पनाओं के बारे में और बहुत सारे खेल के माध्यम से, बहुत सारे पहेलियों के माध्यम से और कथाओं के माध्यम से क्या करते हैं, बच्चे गणित को सीख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्या होते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर आते हैं, यानी कि जैसे ही क्लास उनका 6, 7, 8 आता है, तो बच्चे क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, अपने जोड़ कर, यानी कि पूर्व ज्ञान को जोड़कर क्या करते हैं, नए ज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे मतलब इस तरह पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। यानी कि पिछले वाले जो भी बच्चे पढ़े होते हैं उनका क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है ताकि बच्चे पीछे वाले से जोड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास करें और चीज़ों को बारीकी से सीखने का भी प्रयास करें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में गणित की उन्हीं अवधारणाओं को परिष्कृत की जाती है जिससे बच्चों में गणितीय समझ की स्थापना की जा सके। जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, कैसा होता है, जिससे बच्चों के अंदर क्या कर सके, हम लोग गणितीय समझ की स्थापना कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में दैनिक जीवन से संबंधित आधारों पर आधारित होता है। कैसा रहता है आपका जो उच्च प्राथमिक स्तर का जो गणित का बुक होता है, कैसा होता है आपका, वो दैनिक जीवन से संबंधित क्या होता है, बेस्ड रहता है, जिससे बच्चों का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पाठ्यक्रम में अंक गणित, बीज गणित, स्थानिक समझ यानी कि स्पेटियलियस अंडरस्टैंडिंग, लाभ हानि, ज्यामितीय आकृतियों के गुण, राशियों की तुलना, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के निरूपण जैसी अवधारणाओं का विस्तार होता है। यानी कि जो आपका बुक होता है क्लास 6 to 8 का जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, आपके अंक गणित होते हैं, बीज गणित होते हैं, स्थानिक मान होता है, लाभ हानि होते हैं, आपके ज्यामितीय आकृतियों के गुण होते हैं, बहुत सारे आपके शेप्स के बारे में पढ़ना होता है, राशियों की तुलना होता है, द्विविमीय यानी कि 2D और आपका 3D फिगर के बारे में बच्चों को जानना होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, आपका लेवल बढ़ते जाता है ताकि बच्चे चीज़ों को आसानी से समझते जाते हैं धीरे धीरे और आगे उनका लेवल बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आपका आगे है पॉइंट, इसके पाठ्यक्रम के प्रमुख तत्वों एवं उनके आधार को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। यानी कि जो आपका क्लास 6 to 8 का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, उनके बहुत सारे आधार होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो आपका पहला क्या आधार होता है, आपका अंक गणित एवं बीज गणित। इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या पढ़ना होता है, क्लास 6 to 8 के बच्चों को पैटर्न की जानकारी पढ़ना होता है, पैटर्न खोजना होता है, आपके सम संख्या हो गए यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर यानी कि आपका अभाज्य संख्या हो गया। नेक्स्ट आपका होता है विभाज्यता का परीक्षण होता है, यानी कि आपका क्या होता है, आपका डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट बच्चों को जानना होता है, जड़ों का प्रयोग पढ़ना होता है, रैखिक समीकरणों को बनाना होता है, उसका हल करना होता है। नेक्स्ट आपका आगे है आकार, स्थानिक समझ और माप। यानी कि जो आपका क्लास 6 to 8 के जो बुक होते हैं उसमें क्या क्या पढ़ने होते हैं, आपके
तो आप लोगों ने ऊपर देखा भी क्या क्या होता है, आपका पैटर्न पढ़ना होता है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, विभाज्यता का परीक्षण हो गया, आपका चरों का उपयोग हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, उसको बनाना, उसका हल करना। नेक्स्ट आपका गुणनखंड भी बच्चों को पढ़ना होता है। और नेक्स्ट आपका क्या पढ़ना होता है, आकार, स्थानिक समझ और माप के बारे में, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएंगे, आपके त्रिभुज हो जाएंगे, वृत्त हो जाएंगे, चतुर्भुज हो जाएंगे, आपके सममितीय यानी कि सिमेट्री हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया आपका और परिमाप हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा है दृश्य अधिगम, यानी कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को दृश्य के द्वारा भी पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ों को बताना है, दिखाकर समझाना है, ताकि बच्चे आसानी से गणित को सीख सके। जिसमें आपका हो गया कैलेंडर हो गया, समय सारणी बच्चों को पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्राफ हो गया, यानी कि आपका घड़ी भी हो गया। ठीक है, टाइम के बारे में बच्चों को भी पढ़ाना होगा, तो कैसे पढ़ाएंगे हम लोग, घड़ी दिखाकर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका कैलेंडर हो गया और आपका ग्राफ हो गया। ग्राफ के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, देखकर चीज़ों को सीखते हैं। कैलेंडर से क्या करते हैं, बच्चे चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद अपने क्या करते हैं, बताते हैं कि आज कितनी तारीख है, कल कौन सा दिन होगा। तो ये सब कैसे होता है, आपका कैलेंडर के माध्यम से होता है। तो बच्चों को दिखाकर भी हम लोग चीज़ों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। और ये सब आपके क्लास 6 to 8 के बुक में आपके क्या होते हैं, शामिल रहते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर का बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जो आपका 1 to 5 होता है उसमें क्या होता है, बच्चे चीज़ों को आसानी से सीखते हैं, समझते हैं। और 6 to 8 में क्या करते हैं, उस चीज़ों को आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसका लेवल क्या होता है, अप होते जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर की गणित की पाठ्य पुस्तकों की समझ। यानी आपको अब क्या समझना है कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर होते हैं यानी कि 6 to 8, उसमें जो गणित का बुक होता है उसके पाठ्य पुस्तकों की कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे बच्चों को बुक को जानकारी प्रदान करना है और कैसे कैसे चीज़ों को आसान तरीके से प्रस्तुत करना है बच्चों को, ताकि बच्चे समझ सके। तो जिसमें आपका पहला पॉइंट है, पाठ्य पुस्तकें विद्यालय या कक्षा में छात्रों तथा शिक्षकों के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है, जो विषय से संबंधित पाठ्य वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करती है। यानी कि जो आपका पाठ्य पुस्तकें होता है, क्या होता है आपका, वो विद्यालय या कक्षा में छात्रों तथा शिक्षकों के लिए क्या होता है, विशेष रूप से तैयार की जाती है, जो विषय से संबंधित क्या होता है आपका, जो पाठ्य पुस्तक क्या होता है, जो भी विषय होता है उससे संबंधित क्या होता है, उसमें पाठ्य वस्तु रहते हैं और बच्चे उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और शिक्षक क्या करते हैं, उस चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षक के लिए भी और बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सीख सके और शिक्षक उसे पढ़ा सके आसान तरीके से, ताकि बच्चे उसके अपने जीवन में प्रयोग कर सके। तो पाठ्य पुस्तकें क्या है, आपके अहम रोल निभाते हैं बच्चों के जीवन में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता मार्गदर्शन के लिए पड़ती है। यानी कि कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो शिक्षक की जरूरत तो है ही, साथ साथ क्या होता है उसके लिए पाठ्य पुस्तक की भी बहुत ज़रूरत है, ताकि बच्चे क्या कर सके, खुद से सेल्फ स्टडी कर सके, चीज़ों को समझ सके, चीज़ों को पढ़ सके और उसे सीख सके। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट इसमें है, क्या है आपका, पाठ्य पुस्तकें मात्र सूचना आधारित न होकर बच्चों को चिंतन एवं खुद से करके सीखने अर्थात ज्ञान का सृजन करने का अवसर देने वाले दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि जो भी बच्चे का पाठ्य पुस्तक होता है क्लास 6 to 8 का, उसमें क्या होता है, आपको बच्चों को सिर्फ सूचना के बारे में नहीं देना है कि बच्चों को सिर्फ ये चीज़ें बता दिए, ये चीज़ें बच्चे जान गए, ऐसा नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए ऐसा बनाना है ताकि बच्चे क्या कर सके, उसके बारे में चिंतन कर सके और खुद उस चीज़ों को समझने का प्रयास करे और नए नए ज्ञान को क्या कर सके, वो अवसर के रूप में बदले, नए नए ज्ञान को सृजन करे अपने अंदर और चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सके और नई नई दृष्टिकोण पैदा करे, ताकि हम लोग क्या कर सके, बच्चों को आसानी से समझा सके और बच्चे आसानी से समझ सके। तो पाठ्य पुस्तक को सिर्फ सूचना का एक मतलब भंडार नहीं मानना है, क्या करना है, बच्चों के अंदर ऐसी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है, ऐसी पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिए प्रस्तुत करना है ताकि बच्चे उसके बारे में चिंतन करे, खुद से उसको क्या कर सके, सीखने का प्रयास करे और उसके बारे में नए नए ज्ञान के रूप में क्या कर सके, सृजन करे, जो बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उनके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, वर्तमान शिक्षा में बदलते शैक्षिक अंतर्दृष्टि, विचारों एवं शोध करने एवं उससे प्राप्त नतीजों के आधारों पर पाठ्य पुस्तकों को समय समय पर बदलने की आवश्यकता है। यानी कि जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है उसे क्या करना है, उसमें समय समय पर क्या करना है, बदलाव भी लाना है, क्योंकि जैसे जैसे माहौल हम लोग नए नए ज़माने में जा रहे हैं, नए नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सीखने का तरीका ये बच्चों का बदल रहा है। अभी जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, तो हम लोग को पुस्तक भी क्या करना है, उसी ढंग का बनाना है जिसमें बच्चे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर हो, जिससे मतलब बच्चे पिक्चर को देखकर क्या कर सके, समझ सके, बहुत सारे एक्टिविटी द्वारा उसमें गणित के बारे में जानकारी प्राप्त हो, ताकि बच्चे एक्टिविटी के बेस्ट पे गणित को सीख सके। तो हम लोग क्या करना है, बच्चे के अनुरूप समय समय पर क्या करना है, गणित के पाठ्य पुस्तक में बदलाव करते रहना है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को सीखने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यानी कि जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है कैसा बनाना है, वैसा बनाना है ताकि बच्चे उस चीज़ों के बारे में सीख सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि बना दिए, बच्चे उसे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा पाठ्य पुस्तक का कोई काम नहीं है। पाठ्य पुस्तक ऐसा बनाना है ताकि बच्चे उसे पढ़े और उसे सीखने का प्रयास करे और अच्छे से उस ढंग से सीख सके, सही ढंग से सीख सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है,
आज की संपूर्ण शिक्षा ही पाठ्य पुस्तकों पर ही आधारित है। आज का जो शिक्षा है कैसे किस पर आधारित है, आपके पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षा के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि जो शिक्षा का मुख्य साधन क्या आपका वो पाठ्य पुस्तक हो सकता है और है भी। नेक्स्ट आपका है अंततः वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों का अत्यधिक महत्व है। सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य है, यानी कि आपके कोई भी स्कूल सरकारी प्राइवेट कोई भी हो उसमें क्या है हर वर्ग में क्या है पुस्तक अवेलेबल है और बच्चों के लिए पुस्तक लेना ज़रूरी है ताकि बच्चे पुस्तक को घर पे पढ़ सके, सीख सके, स्कूल में पढ़े। तो पाठ्य पुस्तक क्या काफ़ी ज़रूरी है प्रत्येक बच्चे के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पाठ्य पुस्तक शिक्षक के कार्य की परिपूरक होती है, यानी कि शिक्षक के कार्य को आसान करने के लिए क्या होता है पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पाठ्य पुस्तक अध्यापकों के लिए पुस्तकें शिक्षित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पाठ्य पुस्तक की अवधारणाओं को शिक्षक सरल तरीके से बच्चों को स्पष्ट करते हैं, यानी कि जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है ये क्या करते हैं शिक्षक क्या करते हैं बच्चों को उसे सरल तरीके से क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं ताकि बच्चे पाठ्य पुस्तक को समझ सके और उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ज्ञान को व्यवस्थित करने में पाठ्य पुस्तक सहायक होती है, यानी कि बच्चों का जो ज्ञान होता है उसको क्या करना व्यवस्थित करने में पाठ्य पुस्तक की काफ़ी अहम रोल होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है परीक्षा लेने में पाठ्य पुस्तक शिक्षकों के लिए सहायता करती है, यानी कि अगर क्लास में पढ़ाई हो रही है और सेशन में लास्ट के अंत में क्या होता है परीक्षा होती है तो बच्चों को जो परीक्षा होती है उसमें पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्न क्या करते हैं शिक्षक सेट करते हैं। और बच्चे क्योंकि साल भर पाठ्य पुस्तक को ही पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी लाजमी है कि वहीं से सेट होगा, तो बच्चे भी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, शिक्षक भी बुक को पढ़ते हैं और शिक्षक भी कहाँ से क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में तो पाठ्य पुस्तक से ही देते हैं और पाठ्यक्रम से जुड़ा हुए सवाल देते हैं ताकि बच्चे उसका हल कर सके। तो ये क्या है आपका पाठ्य पुस्तक एक अच्छा मतलब साधन है जिससे बच्चे का क्या हो सके मूल्यांकन हो सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न गणितीय अवधारणाओं जैसे परिमेय संख्याएँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, आंकड़ों का प्रबंधन, राशियों की तुलना, बीजीय व्यंजक, घात, घातांक, क्षेत्रमिति, गुणनखंड आदि से संबंधित अध्यायों द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों एवं समस्याओं और उन्हें हल करने के तरीकों का समावेश पाठ्यपुस्तक में किया जाता है या फिर किया गया है। यानी कि जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर के जो गणित के बुक होते हैं उसमें क्या क्या आपके होते हैं परिमेय संख्याएँ होते हैं, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में होता है, आंकड़ों का प्रबंधन होता है, राशियों की तुलना होता है, बीजीय व्यंजक होते हैं आपके, घात हो गए, घातांक, क्षेत्रमिति, गुणनखंड। इससे क्या होता है बच्चों के अंदर मतलब ऐसे पाठ्य पुस्तक होते हैं जिसमें क्या होता है बच्चों को दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं के पर क्या होता है आधारित होता है, जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं अपने वातावरण के माध्यम से सीख सकते हैं, अपने आसपास के जुड़ी हुई चीज़ों से क्या कर सकते रिलेट करके गणित के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है गणित उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण मूल्यांकन, सीखने के संकेतक तथा सीखने की योजना, यानी कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित का शिक्षण होता है उसमें कैसे कैसे मूल्यांकन होते हैं, सीखने के संकेतक क्या होते हैं और सीखने की योजना कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग गणित शिक्षण के मूल्य, यानी जो आपका गणित शिक्षण होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर उसका मूल्य क्या क्या होता है, उसका वैल्यू क्या है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट्स क्या है, गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित मूल्यों या लाभों की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि बच्चों को गणित पढ़ाते हैं हम लोग एक शिक्षक के रूप में, तो बच्चों से क्या सीख सकते हैं या फिर उनमें कैसा कैसा विकास हो सकता है। तो आपका पहला क्या होगा उसमें बौद्धिक मूल्य के विकास हो सकता है, ठीक है, बच्चे के अंदर क्या हो सकता है आपका इंटेलेक्चुअल वैल्यू डेवलप होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा प्रयोगात्मक मूल्य बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा डेवलप हो जाएगा, प्रैक्टिकल वैल्यू बढ़ जाएगी बच्चों के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे प्रयोग करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा आपका अनुशासन संबंधी मूल्य बच्चों के अंदर डेवलप होगा, नैतिक मूल्य बच्चों के अंदर क्या हो जाएगा विकास होगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सामाजिक मूल्य, ठीक है, सोशल वैल्यू भी बच्चों के अंदर क्या हो जाएगा डेवलप होगा गणित के शिक्षण से। नेक्स्ट आपका है सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट क्या आपका सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, यानी कि एस्थेटिक वैल्यू भी बच्चों के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा गणित शिक्षण से। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, ठीक है, यानी कोई भी बच्चा क्या हो सकता है गणित पढ़ के क्या शिक्षक बन सकता है और पैसा भी अर्जित कर सकता है, तो गणित का ज्ञान बच्चों के अंदर देना काफ़ी जरूरी है। नेक्स्ट आपका है मनोवैज्ञानिक मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य, और आपका लास्ट क्या है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, यानी कि इंटरनेशनल वैल्यू। तो आप लोग देख सकते हैं गणित का काफ़ी महत्वपूर्ण अहम रोल है। तो गणित को हम लोग कहीं से भी कम नहीं आंक सकते क्योंकि गणित के माध्यम से हम लोग सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो बच्चों को गणित को आप लोग आसान से पढ़ाएं ताकि बच्चे गणित को सीख सके। नेक्स्ट आपका है पॉइंट उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण, ठीक है। तो इसमें आपका पहला बिंदु क्या है गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण होना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि बच्चों को गणित पढ़ाना है तो बच्चों को क्या करना है एक गणितीय माहौल बनाना है ताकि बच्चे गणित के बारे में सीख सके। नेक्स्ट आपका है
गणित शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करें, यानी कि अगर आप बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट आपका है बच्चों को समस्या हल करने का मौका देना, यानी कि बच्चों को क्या करना है, बोर्ड पे बुलाकर सवाल को हल करवाना है और खुद से घर से भी हल करने का क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है गणित में बच्चों को समस्याएं दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए ताकि आसानी से समझ सके और हल कर सके। यानी कि जो गणित का पुस्तक होता है या फिर गणित के जो भी आप सवाल बच्चों को देंगे, कैसा देंगे, वैसा देंगे ताकि बच्चे आसानी से उसका हल कर सके और उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों की त्रुटियों को एक संसाधन के रूप में समझना, ठीक है। यानी कि जो बच्चे गलती करते हैं उसको डांटना नहीं है, क्या करना, उसको एक रिसोर्स के रूप में लेना है, ठीक है, ताकि बच्चों को हम लोग क्या कर सके, समझा सके कि गलती आपका यहाँ पे है, आप इसे ऐसे सही करें या फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कभी भी गलती पे बच्चों को डांटना नहीं है, क्या करना, उसे समझाना है, उसको सही ढंग से तरीके से क्या करना है, बच्चों को समझाइए ताकि बच्चे उसे आसानी से उसका निदान निकाल सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों को खेल गतिविधियों के द्वारा ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में बच्चों को कैसे गणित पढ़ाएंगे, खेल के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है, कैसा है आपका, गणितीय संप्रेषण। यानी कि जो आपके गणित में इबारती सवाल होते हैं, यानी कि जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको हल करने के लिए क्या होता है, आप लोगों के लिए गणितीय संप्रेषण काफ़ी ज़रूरी है। और वो कैसे डेवलप होगा, जब बच्चे आपस में खेलेंगे, गतिविधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों के अंदर एक गणितीय संप्रेषण का विकास होगा, जिससे बच्चे आसानी से इबारती सवाल यानी कि जो आपके होते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन उसको हल कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो गणित विद्यालय में पढ़ाया जाए वो बच्चों के सामाजिक वातावरण से संबंधित होना चाहिए। यानी कि जो विद्यालय में गणित पढ़ाया जाता है वो कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जो बच्चे के समाज से जुड़ा हुआ हो, ताकि बच्चे उस आसानी से समझ सके, आसानी से उसका हल कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों को गणित रोचक लगे, इसके लिए गतिविधि जरूरी है। यानी कि बच्चों को गणित कैसा बनाना है, इंटरेस्टेड बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको गतिविधि करानी होगी। तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, बच्चों को गतिविधि के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, वर्तमान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे मूल्यांकन होता है बच्चों का, CCE, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ है CCE का, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो अभी क्या होता है, बच्चों का सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है। यानी कि कोई भी एक यूनिट पढ़ाई हुआ उसका बच्चों क्या करते हैं, हम टेस्ट लेते हैं या फिर उसी में क्या करते हैं, हम लोग मौखिक रूप से सवाल पूछते हैं, प्रश्न जवाब करते हैं कि बच्चे कितना चीज़ों को सीखा है या फिर नहीं सीखा है। पहले क्या था कि पहले सिर्फ साल के अंत में परीक्षा होता था या फिर 6 माही या फिर 3 माही परीक्षा होता था, लेकिन अब क्या है, एक यूनिट आप लोग पढ़ाई यानी कि एक चैप्टर पढ़ाई हुआ बच्चों का, वर्तमान में क्या कर लेते हैं हम लोग, कंटिन्यू ही मतलब चैप्टर खत्म हुआ और उसका टेस्ट ले लेते हैं, या फिर बीच बीच में क्या करते हैं हम लोग मौखिक सवाल के द्वारा भी क्या करते हैं, जांचते हैं बच्चों का कि बच्चे ने इस पाठ को पढ़ा तो क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो ये कैसा है, कि आपका एक अच्छा मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें बच्चों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और समय समय पर कुछ अंतराल पर बच्चों का मूल्यांकन होता रहता है, जिससे बच्चों का विकास का स्तर का पता चलता रहता है। यानी कि जो आपका ये अभी CCE जो है ये कैसा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अंतराल के बाद क्या होता है, बच्चे का टेस्ट होता रहता है कि बच्चे कितना चीज़ सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, और उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और इससे बच्चों के विकास का भी स्तर का पता लगता है। और एक शिक्षक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, अपने पढ़ाई की चीज़ों में क्या कर सुधार करेंगे, बच्चों को थोड़ा और आसानी से पढ़ाएंगे और आसान सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चे चीज़ों को और आसानी से समझ सके। तो ये दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षक के लिए भी और बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक के रूप में क्या कर देंगे, बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाएंगे ताकि बच्चे चीज़ों को आसानी से समझ सके। तो ये CCE काफ़ी ज़रूरी है दोनों के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वर्तमान समय में रचनात्मक मूल्यांकन। कैसा मूल्यांकन आपका, रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, बच्चे का समय समय पर क्या करना, टेस्ट लेना या फिर उसका जांच करना काफ़ी ज़रूरी है कि बच्चे चीज़ों को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। सिर्फ साल के अंत में परीक्षा लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम चीज़ों को आसानी से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समय समय पर टेस्ट होगा तो हम लोग बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है और कितना पढ़ रहा है, या फिर उनको क्या कठिनाई है। तो ये सब के लिए काफ़ी ज़रूरी है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मूल्यांकन की प्रविधियाँ निम्न है, यानी कि बच्चों को कैसे कैसे हम लोग टेस्ट ले सकते हैं, फिर कैसे कैसे उसका जाँच मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, परीक्षा प्रविधि, यानी कि बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षा के माध्यम से उसका जांच पड़ताल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बच्चों का अवलोकन करके हम लोग जान सकते हैं कि बच्चे क्या चीज़ सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कैसे सीख रहा है या फिर क्या उनकी कठिनाई है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है छात्रों द्वारा उत्पादित वस्तुएं, जैसे कि आपका फिगर बनाना, मानचित्र बनाना, ये सभी क्या मूल्यांकन की चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका है पड़ताल, सूचियाँ,
नेक्स्ट क्या आपका है प्राप्तांक अंक, यानी कि एग्जाम में जो भी अंक आते हैं उसके आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छा मूल्यांकन नहीं होता है कि मार्क्स के बेस पे हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट आपका है अभिलेख, घटना वृत्तांत या फिर डायरी, यानी कि कोई कोई बच्चा क्या होता है घटना वृत्तांत लिखता है, डायरी लिखता है, तो ये सभी कैसे आते हैं, ये सभी आपके मूल्यांकन के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रम निर्धारण मान, ठीक है, यानी कि रेटिंग स्केल जो आपका होता है, बच्चों को क्या कर सकते हैं इसमें कुछ मानदंड के आधार पर क्या करते हैं बच्चों के पता लगाते हैं, उसके गुण या फिर योग्यता का पता लगाते हैं कुछ मानदंड के आधार पे, तो ये भी काफ़ी जरूरी मूल्यांकन है। नेक्स्ट आपका अनुसूची हो गया और साक्षात्कार हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके मूल्यांकन के तरीके हो गए, मूल्यांकन की प्रविधियाँ या फिर विधियाँ इसे बोल सकते हैं जो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आगे पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के संकेतक, यानी कि जो बच्चे होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के, उनके सीखने के संकेतक क्या क्या होते हैं। तो आपका इसमें पहला बिंदु क्या है, संख्याओं के मूर्त विचार से संख्या बोध की ओर अग्रसर हो सके, बच्चे क्या हो सके मूर्त विचार से संख्या बोध की ओर अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संख्याओं के बीच संबंध देखे तथा संबंधों में पैटर्न ढूंढ सके, ठीक है। तीसरा आपका क्या पॉइंट है चर, व्यंजक, समीकरण, सर्वसमीकाओं आदि से संबंधित अवधारणाओं को समझ सके और प्रयोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे पॉइंट इसमें है वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अंक गणित तथा बीजगणित का प्रयोग कर सके तथा अर्थपूर्ण प्रश्न बना सके, ठीक है। यानी कि जो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो आपका समस्याएं होती है कैसे कर सके बच्चे उसका अंक गणित या बीजगणित का जो समस्याएं होता है उसे क्या कर सके एक अर्थपूर्ण तरीके से उसका हल कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज जैसी आकृतियों में सममिति की खोज कर सौंदर्य बोध का विकास कर सके, क्या कर सके बच्चे त्रिभुज के माध्यम से, सर्कल के माध्यम से, यानी कि वृत्त के माध्यम से, चतुर्भुज के माध्यम से क्या कर सके बच्चे आकृतियों में क्या खोज सके सममिति खोज सके, सिमेट्री खोज सके और उसका सौंदर्य बोध विकास भी कर सके। यानी आपका यहाँ पे जो सिमेट्री है वो क्या, इसका सिमेट्री कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी आपका फिगर है उसको ऐसे बराबर भागों में बांटना कि उससे हम लोग क्या कर सके, मतलब यहाँ से जो भी यहाँ पे कट किया हम लोग इसको मतलब पलटे तो एक जैसा मतलब एक ही शेप में आपको दिखाई दे, ये क्या होता है आपका सिमेट्री होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है आपका परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन के संदर्भ में स्थान संबंधी समझ विकसित कर सके तथा उसके प्रयोग दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भी कर सके। यानी आपका जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं क्या कर सके परिमाप के माध्यम से, क्षेत्रफल के माध्यम से, आयतन के माध्यम से क्या कर सके चीज़ों को समझ सके, अपने अंदर स्पेटियल इंटेलिजेंस का विकास कर सके और अपने दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने में भी इसका प्रयोग कर सके। नेक्स्ट आपका आगे पॉइंट है गणितीय संदर्भ में स्वयं द्वारा खोजे गए निष्कर्षों को तर्कसंगत सिद्ध करने हेतु उचित कारण तथा ठोस तर्क प्रस्तुत करना सीखे। बच्चे क्या सीखे गणितीय संदर्भ में क्या सीखे बच्चे स्वयं द्वारा खोजे गए निष्कर्ष को तर्कसंगत सिद्ध करने के हेतु और उचित कारण तथा ठोस के प्रस्तुत करना सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे परिवेश से प्राप्त जानकारियों आंकड़ों को एकत्र कर आरेखीय एवं सारणीबद्ध रूप से प्रस्तुत कर सके तथा उसकी व्याख्या कर सके। बच्चे क्या कर सके अपने जो भी परिवेश से प्राप्त जानकारी होता है या फिर जो भी वो आंकड़ा को एकत्र करता है उसके माध्यम से क्या कर सके बच्चे अपनी व्याख्या को, अपनी प्रस्तुतिकरण को क्या कर सके सुधार कर सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सीखने की योजना, ठीक है। आइए हम लोग से जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे इसमें सीखने की योजना में गणित को बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सिखाना चाहिए। यानी कि आप एक शिक्षक रूप में क्या करेंगे बच्चों को गणित को कैसे सिखाएंगे प्री नॉलेज, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज बच्चे का होता है उसे जोड़ेंगे और नए ज्ञान को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यानी कोई भी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो आप एक सिर्फ उस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे आपको सबसे पहले उसके बच्चों को पिछले नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बच्चे क्या जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, फिर आप धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है गणित सीखने का निश्चित क्रम है। जो आपका गणित सीखने का क्या निश्चित क्रम होता है, पहले ठोस वस्तुओं के साथ काम करेंगे, ठीक है, यानी कि बच्चों को ठोस वस्तुओं को दिखाएंगे, चित्रों के साथ काम करेंगे यानी चित्र को भी बच्चों को दिखाएंगे, बाद में संकेत या प्रतीक के माध्यम से काम करना क्या हो जाएगा बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, बच्चे चीज़ों को आसानी से सीख सकेंगे। तो पहले वस्तु को दिखाएंगे, फिर चित्र भी दिखाएंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों को सिंबल या प्रतीक के बारे में बताएंगे। ये क्या होगा गणित का एक क्रम होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों को कोई भी अवधारणा पढ़ाने से पहले एक शिक्षक पाठ योजना यानी कि जो आपके लेसन प्लान होते हैं तैयार करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके बच्चों को सही ढंग से क्या कर सके चीज़ों को प्रस्तुत कर सके, पाठ को सही ढंग से बच्चों को बता सके। तो किसी भी शिक्षक के लिए क्या है पाठ योजना काफ़ी ज़रूरी है और ख़ासकर बच्चों के लिए, ताकि बच्चे को हम लोग सही ढंग से उस लेसन के बारे में जानकारी दे सके। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है जो आपका लेसन प्लान होता है उसमें क्या क्या होता है आपका, इसमें बच्चों को हम क्या करते हैं पूर्व ज्ञान का टेस्ट लेते हैं यानी कि परीक्षण करते हैं, और नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग इसमें
नवीन प्रयोग यानी कि नई नई विधियों के माध्यम से बच्चों को क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बताते हैं, चीज़ों को समझाते हैं ताकि बच्चे इसको सीख सके। नेक्स्ट आपका है नवीन ज्ञान एवं पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों को क्या करते हैं, नए ज्ञान देते हैं और पिछले ज्ञान से क्या करते हैं, जोड़ते हैं और अपने अनुभव के माध्यम से चीज़ों को बताते हैं ताकि बच्चे चीज़ों को आसानी से सीख सके। और बच्चे में इसमें बहुत सारे प्रश्न करते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक उसमें डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं एक शिक्षक के रूप में और लास्ट में बच्चों को सारांश भी बताते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का बोधात्मक प्रश्न के माध्यम से बच्चों को चीज़ों के बारे में हम लोग पूछते भी हैं कि बच्चे क्या चीज़ सीखे, क्या चीज़ नहीं सीखे। और अगर इसमें सही ढंग से बच्चे नहीं सीखे हैं तो फिर से हम उस पाठ को दोहराते हैं और लास्ट में इस तरह हम लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान बच्चों के लिए बनाते हैं और बच्चों को इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। प्लान के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग इस वीडियो में S9 में जो आपको पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र, उसके इकाई 2 को देखेंगे, जिसमें आपको जानना है संख्या प्रणाली के बारे में, संख्याओं की तुलना के बारे में और बीजगणित के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसमें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्या होता है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आपका जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, वो क्या होता है। तो हम आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें वैसी संख्या जिनका प्रयोग चीज़ों को गिनने के लिए किया जाता हो क्या कहलाता है, आपका वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यानी कि जो आपका काउंटिंग नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। या फिर उसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वैसी संख्या जो एक से क्या हो, आपका एक से शुरू होता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। यानी आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि 1 2 3 4, आगे अब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यानी कहाँ तक आपका इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो वैसा संख्या जो एक से शुरू होता हो या फिर जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं या फिर जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा आपका है क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है आपका, होल नंबर। तो आइए जानते हैं हम लोग होल नंबर किसको बोलते हैं। तो वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हो और अनंत तक जाती हो क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि होल नंबर कहते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि होल नंबर किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता हो और कहाँ तक जाता हो, आपका इन्फिनिटी तक जाता हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहाँ तक जाएगा, आपका इन्फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसका यानी कि अनंत तक जाएगा, तो क्या कहलाएगा, आपका वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा है सम संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से कटती हो उसे क्या कहते हैं, हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी आपका वैसे संख्या हो जो किससे कटता हो, आपका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका इवन नंबर कहलाएगा, यानी कि आपका सम संख्या कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, क्या है आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और आपका 10 हो गया। ये सब कैसा संख्या आपका है, सम संख्या है। आगे आपके क्या हो सकता है, इसका 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, यानी कि कोई भी हो सकता है जो 2 से कटता हो, क्या कहलाएगा, आपका वो सम संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा है, तीसरा नहीं, आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विषम संख्या, यानी कि आपका ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती हो या फिर 2 से नहीं कटता हो क्या कहलाएगा, आपका वो विषम संख्या कहलाएगा, यानी कि आपका ऑड नंबर कहलाएगा। यानी कि वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटता हो वह कैसा संख्या कहलाता है, आपका वो ऑड नंबर कहलाता है। और जो आपका 2 से कटता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, विषम संख्या क्या क्या एग्जांपल है, आपका 1 हो गया, 3 5 7 9 11, वैसे ही आपका 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये सब कैसा संख्या आपका है, ये सब आपका ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। नेक्स्ट आगे आपको जानना है इस यूनिट में कि पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में जानना है आपको, पूर्णांक के बारे में आपको जानना है, यानी कि इंटीजर क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि वैसी संख्याएं का समूह जो धनात्मक या ऋणात्मक हो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी कि वैसी संख्या का समूह जो क्या हो, आपका धनात्मक कहने का मतलब कि पॉजिटिव और ऋणात्मक कहने का मतलब कि आपका निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव भी हो और आपका निगेटिव भी हो, वो क्या कहलाएगा, आपका वो पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। इसमें और पॉइंट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है आपका, 0 एक धनात्मक पूर्णांक है, ये बात आपको याद रखना है। 0 कैसा एक पूर्णांक है, आपका धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक है। नेक्स्ट आपका है पूर्णांक मुख्यतः धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं, यानी कि जो आपका इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, वो मुख्यतः क्या क्या होते हैं आपके, या तो धनात्मक होते हैं या फिर आपका ऋणात्मक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं या फिर आपका निगेटिव होते हैं। और 0 क्या होता है, आपका एक धनात्मक पूर्णांक होता है। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट है, दशमलव संख्याएं पूर्णांक की श्रेणी में नहीं आते,
यानी कि जो भी आपका डेसिमल नंबर होते हैं वे सब किस में नहीं आते हैं, आपके पूर्णांक में नहीं आते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि ऐसे ही आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप इधर भी माइनस में जा सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा आपका, ये सब आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे और एग्जांपल देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव जो होता है इंटीजर आपका क्या क्या होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही मतलब कहाँ तक आपके इन्फिनाइट तक जाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि जो आपके निगेटिव इंटीजर होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी तरह कहाँ तक जाएंगे, जैसे ये भी आपके अनंत तक जा सकते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है आपका धनात्मक होता है या फिर आपका ऋणात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव होते हैं। और जीरो कैसा होता है आपका एक धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग को जानना है परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानना है हम लोग को। नेक्स्ट आगे परिमेय संख्या, यानी कि जो आपका रेशनल नंबर होता है वह क्या होता है, तो वैसी संख्या है जो p/q के रूप में हो लेकिन q शून्य के बराबर नहीं हो, क्या कहलाएंगे आपके परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि आपसे कोई पूछा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि रेशनल नंबर हम लोग उसे बोलते हैं जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे q क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। यानी कि जैसे कि p/q कहने का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि 3/4 ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 3/0 हो जाएगा या क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका q अगर 0 हो गया वो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो आपका 0 हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आगे पॉइंट है परिमेय संख्याएँ धनात्मक भी और ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर कैसा कैसा होते हैं आपके पॉजिटिव भी होते हैं और आपके निगेटिव भी होते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं पॉजिटिव का 2/3, 4/5, 6/7, 9/2, ये सब क्या हो गए आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर क्या क्या हो गए आपके -2/3, -4/5, -9/7, तो ये सब क्या हो गए आपके निगेटिव रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं आपके पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, और क्या होते हैं आपके p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका नेक्स्ट क्या है पॉइंट अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसको पूर्णतः p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्या कहलाएगा आपका वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि जो आपका ऊपर पढ़े आप लोगों ने अभी जस्ट कि जो परिमेय संख्या होता है क्या होता है आपका p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या होता है वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब लिखा गया है नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, उसे क्या कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं √5, √6, √7, ये सब कैसा हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको आगे पढ़ना है वास्तविक संख्या, यानी कि आपका रियल नंबर क्या होता है। तो वैसी संख्या है जिसका वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो, क्या कहलाएगा आपका वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी कि जो आपका रियल नंबर होता है क्या होता है वैसा संख्या होता है जिसका वर्ग कैसा होता है आपका हमेशा 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, क्या कहलाएगा आपका वो रियल नंबर कहलाएगा, यानी कि वास्तविक संख्या कहलाएगा। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं 3, 2.5, 4.6, 7, √8, ये सब क्या हो गया आपका रियल नंबर हो गया, यानी कि वास्तविक संख्या हो गया। नेक्स्ट आपको आगे पढ़ना है संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। क्या पढ़ना आपको संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत सारे हम लोगों ने पॉइंट शामिल किया है, जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है इसमें संख्या रेखा या वास्तविक रेखा। ठीक है, दोनों एक ही होता है, संख्या रेखा या फिर आपका वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है। ठीक है, जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं यानी कि जो आपका रियल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका, निगेटिव इंटीजर हो गया यानी कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, या फिर आपका जो आपका परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर होता है, या फिर आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या जो होता है आपको उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें लिखा गया है इस रेखा पर वास्तविक संख्याएं एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका जैसे एक लाइन हम लोग खींच ले, क्या हो गया आपका एक मतलब लाइन हो गया यानी कि रेखा हो गया। इसमें हम लोग बीच में क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, बाकी इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं, इधर हम लोग निगेटिव नंबर लेते हैं। तो इस तरह जो होता है क्या होता है हम लोग संख्याओं पर क्या करते हैं
संख्याओं का संख्या रेखा पर क्या करते हैं, इसमें हम लोग अक्षरों को दर्शाते हैं, यानी कि जो भी आपका इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर आपका -1 हो गया, -2 हो गया, इधर माइनस आपका 3 हो गया। तो इस तरह क्या हो गया आपका, ये संख्याओं का संख्या रेखा पर हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आगे पॉइंट इसमें लिखा गया है, एक गणितीय रेखा की लंबाई अनंत होती है, यानी कि जो आपका हम लोग लाइन खींचते हैं उसका क्या होता है, आपका लंबाई क्या होता है, आपका अनंत होता है, यानी कि आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो और साथ ही साथ परस्पर विरोधी दिशाओं में भी अनंत होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिशा में बढ़ेगा, इसको चाहेंगे तो हम लोग इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका मध्य हमेशा मूल क्या होगा, आपका शून्य होगा। यानी कि लाइन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट राइट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपका सेंटर होगा उस पर हम लोग हमेशा क्या लेंगे, वहाँ पे 0 लेंगे। और 0 लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, इधर हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आइए आगे हम लोग जानते हैं इसमें और क्या क्या इसमें लिखा गया है। सबसे पहले इसमें और लिखा गया है, इसमें एक बात और क्या है आपका, कि एक संख्या रेखा पर वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं दर्शाई जा सकती है। यानी कि एक संख्या रेखा पर वास्तविक नंबर यानी कि रियल नंबर, परिमेय संख्या यानी कि आपका रेशनल नंबर, अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और आपका नेगेटिव इंटीजर को क्या कर सकते हैं, हम लोग दर्शा सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। आपका यहाँ पे अभी हम लोग ने ऊपर जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि किसी भी संख्या रेखा की क्या हो सकती है, आपका ये आपकी इन्फाइनाइट तक जा सकता है, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन आपका मूल रूप से बीच में क्या होगा, आपका हमेशा 0 होगा। बाकी अगर 0 ले लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, दाएं तरफ आपको हमेशा पॉजिटिव लेना होगा और आपके बाएं तरफ आपको निगेटिव लेना होगा। उस तरह आपका ये भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका नीचे क्या पढ़ना, अब आप लोगों को संख्या समूहों के गुण के बारे में आप लोगों को जानना है। तो कुछ गुण होते हैं, आइए जाने लेके करके। तो आपका सबसे पहला इसमें होता है समवर्धक, ठीक होता है। आपका पहला क्या होता है, आपका समवर्धक। इसमें क्या होता है, आपका पूर्णांकों का जोड़ हमेशा एक पूर्णांक पैदा करता है, यह गुण समवर्धक के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो आपका समवर्धक गुण होता है संख्याओं के गुण में सबसे पहला क्या आपका है, समवर्धक गुण। इसमें क्या होता है, आपका जो भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक को हम जोड़ते हैं तो क्या पैदा होता है, पूर्णांक ही मिलता है। तो यह गुण कैसा होता है आपका, तो यह गुण आपका समवर्धक गुण कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि ए और बी, क्या लिखा गया है यहाँ पे, ए और बी को अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका समवर्धक कहलाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 3 और 4, ठीक है, क्या लिखा गया यहाँ पे 3 और 4 लिखा गया है, तो 3 + 4 कर दिए तो कौन सा गुण हो गया आपका, तो ये आपके समवर्धक गुण हो गए। इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि 4 + 6, ठीक है, 7 + 9, ये सब क्या हो गया आपके, ये सब आपके समवर्धक गुण कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा है साहचर्यता। क्या आपका दूसरा गुण, संख्याओं का साहचर्यता। इसमें क्या होता है, जैसे कि a + b, ठीक है, a + b, इसको हम लोग क्या कर दिए, ब्रैकेट से बंद कर दिए और फिर आपका +c कर दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, a को बाहर कर सकते हैं, ठीक है, और b + c को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। दोनों बात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह का अगर सवाल आपको कहीं दिखे तो कौन सा गुण कहलाएगा वहाँ पे, तो वह सब आपका साहचर्यता का गुण कहलाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा है इकाई अव्यय। तीसरा क्या आपका, इकाई अव्यय। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है, आइए जानते हैं कि क्या होता है। शून्य को, जो आपका 0 होता है, शून्य को जोड़ का इकाई अव्यय कहा जाता है। यानी कि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका इकाई अव्यय कहलाएगा। क्योंकि किसी भी पूर्णांक को शून्य से जोड़ा जाए तो वह पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी अंक में हम लोग 0 जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपका वही अंक हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह का कहीं भी आपको दिखे तो क्या कहलाएगा, आपका इकाई अव्यय कहलाएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि 0 + 1, यानी कि 0 एक संख्या है जिसमें ए जोड़ दिए तो क्या हो गया, आपका a + 0 हो गया। यानी कि बात आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए आएगा। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि 4, ठीक है, 4 + a, ठीक है, 4 + a, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 + a जोड़ेंगे, जैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a + 0 लिख सकते हैं। या फिर और इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, जैसे किसी भी संख्या में क्या जोड़ना है, आपको क्या करना है, 0 जोड़ना है, ठीक है। तो 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वो इकाई अवयव कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे है चौथा नंबर, व्युत्क्रम अवयव। क्या आपका है, व्युत्क्रम अवयव, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक a के लिए एक पूर्णांक b है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक a के लिए क्या आपका एक पूर्णांक b है, जिससे कि a + b = b + a = 0, ठीक है। पूर्णांक b को पूर्णांक a का व्युत्क्रम अवयव कहा जाता है और इसको -a से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये कैसा कहलाएगा आपका, ये सब आपके व्युत्क्रम अवयव कहलाएंगे। नेक्स्ट आपको आगे पढ़ना है संख्याओं की तुलना के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है आपको, संख्याओं की तुलना के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है
ऐकिक नियम क्या होता है, ठीक है। तो ऐकिक नियम के अंतर्गत किसी एक वस्तु की मात्रा से अनेक वस्तुओं की मात्रा तथा अनेक वस्तुओं की मात्रा से एक वस्तु की मात्रा का पता लगाया जाता है। यानी कि इस नियम का कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपको एक चीज़ पता होगा, आप उसके माध्यम से अनेक चीज़ निकाल सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि पुस्तक की कीमत कितना है आपका 25 रुपये है, यानी कि एक पुस्तक की कीमत कितना है 25 रुपये है। तो कोई आपसे पूछेगा कि 10 पुस्तक की कीमत कितनी होगी, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं 10 × 25 कर सकते हैं और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह का जो भी सवाल होता है क्या कहलाएगा आपका, वो ऐकिक नियम वाले सवाल कहलाते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 150 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना घंटा, 5 घंटा। तो आपसे कोई पूछेगा कि 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कितना घंटा लगेगा 30 किलोमीटर चलने में, आपका 1 घंटा लगेगा। तो इस तरह क्या होता है आपका ऐकिक नियम होता है, यानी कि आपको एक चीज़ पता होगा, दूसरा आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आप लोगों को पढ़ना है अनुपात और समानुपात। क्या पढ़ना आपको कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि अनुपात क्या होता है, यानी कि रेशियो क्या होता है। जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो जो प्राप्त भागफल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुपात कहते हैं, यानी कि आपको रेशियो कहते हैं, ठीक है। यानी क्या कहा जा रहा है इसमें कि जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है, जो प्राप्त भागफल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुपात कहते हैं, यानी कि रेशियो कहते हैं। अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए संकेत का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है आपका, ये संकेत आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि A/B, यानी या फिर A/B भी पढ़ते हैं इसे, 3:4, ये सब क्या हो गया आपका रेशियो हो गया। नेक्स्ट आपका है समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। दो अनुपात के बराबर भाग को समानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो अनुपात के बराबर भाग को समानुपात कहा जाता है, जिसमें एक अनुपात दूसरे के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं इसमें कि समानुपात को प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत का प्रयोग करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। संकेत कैसा होता है आपका, 4 डॉट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि A/B C/D, ठीक है। यानी कि आपका जो ये जो साइन यहाँ पे हो रहा है क्या हो गया आपका, ये समानुपात हो गया, यानी कि प्रोपोर्शन हो गया। और आपके जो ये बीच वाले जैसे कि A/B, ये क्या हो गया आपका, ये आपका रेशियो हो गया। लेकिन जैसे बीच में यहाँ पे 4 डॉट आ गया, क्या कहलाएगा आपका, ये आपका प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको आगे इसमें जानना है प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। किसके बारे में जानना है आपको, प्रतिशत के बारे में आपको जानना है। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है। प्रतिशत शब्द दो शब्दों यानी कि प्रति प्लस शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। यानी कि जो आपका प्रतिशत शब्द है, परसेंटेज शब्द है, किससे बना है आपका, प्रति प्लस शब्द से बना है, जिसे मिलकर क्या बन गया, प्रतिशत बन गया है। प्रति का अर्थ क्या होता है, तो प्रति का जो अर्थ होता है क्या होता है, प्रत्येक 100 में से एक। कितना होता है प्रति का अर्थ, कि प्रत्येक 100 में से एक। तथा प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या शतांश या 100वें भाग होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये पॉइंट है, प्रति का अर्थ है प्रत्येक 100 में से एक, ठीक है। तथा या फिर दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा या फिर आपका शतांश या 100वें भाग होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज का क्या होता है 1/100, ठीक है। यानी कि 100 का कितना भाग, एक भाग, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रतिशत कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, x का y%, यानी कि x का कितना परसेंट, y%, यानी कि x × y/100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब कि आपका नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता हो और प्राप्त मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, वो कि एक निश्चित समय के बाद क्या होता है आपका जो ब्याज होता है उसको जमाकर्ता को न देकर क्या होता है मूलधन में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो प्राप्त मिश्र धन होता है आपका, उस पर हम लोग ब्याज लगाते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपका, वह ब्याज क्या कहलाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है आपका, A = P × 1 + R/100 के पावर n होता है, ठीक है। ये आपके सूत्र हो गए। आगे इसमें जानते हैं हम लोग, जो आपका CI का मतलब क्या होता है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें P क्या आपका मूलधन हो गया, ठीक है। N क्या हो गया आपका, एक वर्ष में कुल ब्याज की संख्या हो गई। A आपका मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। R क्या हो गया आपका, ब्याज की वार्षिक दर हो गया, यानी कि रेट हो गया। और T आपका समय हो गया, यानी कि कुल समय वर्ष में, ठीक है।
नेक्स्ट आपको आगे इसमें पढ़ना है बट्टा के बारे में, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है। तो जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, इसी छूट को हम लोग क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, यानी कि डिस्काउंट कहते हैं। यानी कोई भी व्यापारी अगर सामान को बेचता है तो क्या करता है, जो भी MRP रहता है उस पर क्या होता है, कुछ छूट देता है कि आपको इतना % का डिस्काउंट है, इस पर इतना % का डिस्काउंट है। तो जो हम लोग को किसी भी MRP पे जो छूट मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बट्टा कहते हैं, ठीक है। बट्टा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, अंकित मूल्य इंटू बट्टा दर बटे 100, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, अंकित मूल्य इंटू बट्टा दर बटे 100, ठीक है। यहाँ पे CP का मतलब क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, SP आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य और आपका बेचा गया मूल्य हो गया, ठीक है। ये आपका MRP हो गया, अंकित मूल्य यानी कि आपका MRP हो गया, ठीक है। आगे हम जानेंगे इसमें बीजगणित क्या होता है। अब हम लोग को क्या जानना है कि बीजगणित क्या होता है, यानी कि अलजेब्रा क्या होता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें बीजों यानी कि अक्षरों के प्रयोग से समस्याएं हल की जाती है, क्या कहलाता है आपका, वो बीजगणित कहलाता है। जैसे आपका ABC XYZ ये सब हम लोग क्या करते हैं, गणित में मानते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो इस तरह का जो सवाल होता है क्या कहलाता है आपका, वो बीजगणित यानी कि अलजेब्रा के सवाल कहलाते हैं। इसमें आगे क्या लिखा गया है, बीजगणित गणित के व्यापक विभागों में से एक है, जैसे कि संख्या सिद्धांत, ज्यामिति और विश्लेषण आदि गणित के अन्य बड़े विभाग हैं। अपने सबसे सामान्य रूप में बीजगणित गणितीय प्रतीकों और इन प्रतीकों में हेरफेर करने के नियमों का अध्ययन है। यानी कि जो आपका बीजगणित होता है क्या होता है, इसमें अब हम लोग सवाल को संख्या के रूप में मानते हैं, जैसे कि x मान लिए, y मान लिए, ठीक है। नंबर को क्या करते हैं हम लोग ABCD मान लेते हैं और फिर सवाल को हल मतलब क्या करते हैं, उसका हेरफेर करते हैं, ठीक है, यानी कि इधर उधर करते हैं और सवाल को हल करते हैं। यानी कहीं पे x मान लिए, कहीं पे y मान लिए, कहीं पे z मान लिए, ठीक है। तो इस तरह कहीं भी संख्या नहीं दिया रहता तो क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर लेट करके मान लेते हैं और उस तरह के जो सवाल हम लोग हल करते हैं वो सब कैसा होता है आपका, वो सब आपका बीजगणित का सवाल होता है। इसमें आगे लिखा गया है, बीजगणित लगभग संपूर्ण गणित को एक सूत्र में पिरोने वाला विषय है, ठीक है। आगे हम लोगों को जानना इसमें है अंक गणित और बीजगणित में अंतर होता है। तो क्या होता है अंतर आपका, तो अंक गणित और बीजगणित में जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है आपका, अंक गणित में गणना के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जबकि बीजगणित में बीजीय व्यंजक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें आगे पढ़ना है बीजगणितीय व्यंजक। क्या पढ़ना है आपको, बीजगणितीय व्यंजक। इसमें हम लोगों को क्या जानना है, तो बीजगणितीय व्यंजक एक गणितीय कथन है जिसमें चर, स्थिरांक और उनके बीच अंकगणितीय संक्रियाएं शामिल होती है। क्या होता है आपका बीजगणितीय व्यंजक में कि चर भी होता है, स्थिरांक भी होता है और आपका अंकगणितीय संक्रियाएं भी होती है, यानी कि जो आपका ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, आपका कांस्टेंट भी होता है, आपका वेरिएबल भी होता है और इस तरह का जो भी मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक किसी स्थिति को उनके वास्तविक मानों को निर्दिष्ट किए बिना अक्षरों का उपयोग करके व्यक्त किया या व्यक्त करने का तरीका है। इन अक्षरों को यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, चर कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक चर या स्थिरांक दोनों का संयोजन हो सकता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या है, क्या एग्जाम्पल आपका यहाँ पे 7x - 2, 5a + 3b, 2.6u + 3v - 8, यानी कि आपका क्या क्या होंगे, आपके चर भी होंगे, आपका स्थिरांक भी होगा, यानी कि कांस्टेंट भी आपका और आपका वेरिएबल भी होगा और जो मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बीजगणित बोलते हैं, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। नेक्स्ट आपको आगे जानना है बहुपद। क्या जानना है आपको, पोलिनोमियल के बारे में आपको जानना है। तो चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यानी कि जो आपका पोलिनोमियल होता है क्या होता है आपका, वो चर भी होता है, उसमें अचर भी होता है, चर के गुणांक भी होता है और आपके घातांक होते हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव जोड़, घटा, गुना, भाग जो भी होता है ये सब मिलकर क्या बनते हैं आपके पोलिनोमियल बनते हैं, यानी कि बहुपद बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल 2x की पावर 5 + 4xy की पावर 3 + 6x², ये क्या हो गया आपके पोलिनोमियल कहलाएंगे। x² + 4x - 7, x³ + 2x² × y, ये सब क्या हो गया आपके पोलिनोमियल हो गए। यानी यहाँ पे आपके चर भी हो गए, अचर भी हो गए, चर के आपके गुणांक भी हो गए और आपके इसमें जोड़ घटाव के साइन भी आपको देखने को मिल गया। तो ये सब क्या हो गया आपका पोलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया। आगे हम लोग को जानना है इसमें बच्चों के सामान्य गलतियाँ एवं सोचने का जो तरीका होता है वो क्या क्या हो सकता है। तो आपका जो बीजगणित है उसमें कैसे कैसे बच्चे सोचते हैं, तो बीजगणित में बच्चों क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसमें बच्चे गलतियाँ भी करते हैं। तो हम लोग एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, बच्चों को सही ढंग से पढ़ाएंगे ताकि बच्चे सही से बीजगणित का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है
बीजगणितीय रूप से विचार करना। बच्चों को क्या करना है, आपको बीजगणितीय रूप से विचार करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है ताकि गणित को सवाल को हल कर सके। नेक्स्ट आपका तीसरा है अनुमान लगाने के लिए बच्चों को क्या करना है, बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है और आपके बच्चों को क्या करना है, सामान्यीकरण करना है, सभी बच्चों को समान समझना है, सभी बच्चों को गणित को अच्छे से पढ़ाना है। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है सिखाने के लिए रोचक कक्षा प्रक्रिया तथा गतिविधियाँ तथा सीखने की योजना क्या क्या हो सकता है बीजगणित को पढ़ाने के लिए। तो आप बच्चों को खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अनुमान लगाने के लिए बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप सामान्यीकरण कर सकते हैं और आपको अन्वेषण के लिए क्या करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है ताकि बच्चे सही ढंग से सवालों को हल करे, अच्छे ढंग से उसके बारे में सोचे, साइंटिफिक तरीके से सोचे और सवाल को हल करे। तो ये सब क्या हो गया, आपकी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया की आपकी गतिविधियाँ हो गई। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं ताकि गणित बच्चों को आसान लगे और बच्चे गणित को एक आनंद के रूप में पढ़। S9 जो आपका है गणित का शिक्षण शास्त्र जो उच्च प्राथमिक स्तर का है उसके इकाई 3 को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों को पढ़ना इकाई 3 में जगह की समझ और ज्यामितीय शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि हम लोग इस वीडियो में इकाई 3 के सारे पॉइंट्स को अच्छे से जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का इस इकाई का पहला पॉइंट जो है क्या है, सममिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। किसके बारे में, सममिति यानी कि सिमेट्री क्या होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग सिमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे क्या लिखा गया है कि एक आकृति में रैखिक सममिति होती है यदि उसे एक रेखा के अनुदेशित मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के क्या हो, पूर्णतः समपाती हो जाए। यह रेखा उस आकृति की सममिति या सममिति रेखाएं कहलाती है। यानी कि जो आपका सिमेट्री होता है वो क्या होता है, एक ऐसा रेखा होता है यानी कि किसी भी फिगर को मतलब एक ऐसे रेखा से हम लोग काटते हैं या फिर विभाजित करते हैं या फिर बांटते हैं। यानी कि अगर उसको मतलब बीच से काट दे तो उसको मतलब हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करें, चढ़ाए तो क्या हो जाए, सेम प्राप्त हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बी है, ठीक है, यानी कि हम लोग बी ऐसे लिखते हैं और हम लोग क्या करेंगे, एक सिमेट्री लाइन ऐसे खींचेंगे और उसके बाद इसमें अगर हम लोग पलट देंगे तो बी क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। यानी कि दो मतलब बीच से कटने के बावजूद भी दोनों कैसा हो जाएगा, एक जैसे आकार का हो जाएगा, यानी कि सेम आकार का होगा। तो क्या कहलाएगा, आपका सममिति कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर बराबर भागों में बांटना है, जैसे कि ये आपका है रेक्टेंगल हो गया, बीच से अगर इसे काटेंगे उसके बाद इसे क्या करेंगे हम लोग, इधर मतलब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक जैसा ही दिखाई देगा। तो इस तरह का जो फिगर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सममिति कहते हैं या फिर उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा गया है, हम किसी चीज़ को समरूप तब कहते हैं जब एक से अधिक दृष्टियों से देखने पर वह एक समान दिखाई दे। यानी कि किसी भी फिगर को अगर बीच से क्या कर ले हम लोग, उसको काट भी दे या फिर उस पर क्या कर दे, रखे एक लाइन रख दे, फिर भी कैसा दिखाई दे, वो एक जैसा ही दिखाई दे, वो क्या कहलाएगा, आपका सममिति कहलाएगा। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एच का देख सकते हैं, यानी कि एच ऐसे हम लोग लिखते हैं और बीच में इसे क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्री लाइन खींचेंगे और फिर इसको पलटेंगे भी तो क्या हो जाएगा, आपका सेम ही दिखाई देगा। आप यहाँ पे जैसे ओ देखें, ओ लिख दिए, ओ में क्या होगा, आपका इनफाइनाइट सिमेट्री लाइन होता है। यानी कि कहीं से भी हम लोग सिमेट्री लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उसको पलटने के बाद वो एक जैसा ही दिखाई देगा। आपका यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स में कितना सिमेट्री लाइन होता है, आपका 2 होता है। एक आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और दूसरा आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो इस तरह करने पर भी क्या हो जाएगा, आपका फिगर कैसा दिखाई देगा, सेम जैसा ही दिखाई देगा, सेम आकार का ही दिखाई देगा। तो क्या कहलाएगा, आपका सिमेट्री कहलाएगा, यानी कि सममिति कहलाएगा। सममिति कहने का मतलब हो गया क्या, कि किसी भी फिगर को काटने पे या फिर आधा बांटने पे भी कैसा दिखाई दे, एक जैसा ही दिखाई दे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका सममिति कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा। आप यहाँ पे और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि इस जैसे ट्री मान ले, ठीक है, ट्री यानी कि पेड़ मान ले। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे क्या किया हम लोगों ने, बीच में क्या लाइन खींचा, एक सिमेट्री लाइन खींच दिया, ठीक है। और इसे जब हम इसे पलटेंगे, जैसे दोनों को फोल्ड करना चाहे यानी मोड़ना चाहे तो कैसा दिखाई देगा, आपका एक जैसा ही आकार का दिखाई देगा। तो क्या कहलाएगा, आपका ये सिमेट्री कहलाएगा। तो आप लोगों को सिमेट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिमेट्री क्या होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग को इस वीडियो में जानना है, इस यूनिट में क्या जानना है हम लोगों को, सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम कहने का मतलब क्या हो गया, सर्वो प्लस अंग प्लस सम। यानी कि जो आपका सर्वांग सम शब्द है क्या किस चीज़ से बना हुआ है, 3 चीज़ों से बना हुआ है, सर्वो प्लस अंग प्लस सम, और मिलकर क्या बन गया, सर्वांग सम, जिसका मतलब क्या होता है, सभी अंग बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें जानते हैं हम लोग, इसे और अधिक सरल रूप में यूँ कह सकते हैं कि 2 चित्र यदि आकार प्रकार, ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं, 2 फिगर आकार में और प्रकार में क्या हो, एकदम समान हो तो क्या कहलाएगा, आपका सर्वांग सम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है,
और एक और रेक्टेंगल बना दिया, तो ये दोनों क्या हो गया आपका सर्वांगसम हो गया, यानी कि कैसा हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, दोनों का साइड कैसा है आपका इक्वल है, तो क्या कहलाएगा आपका ये कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, यानी कि सर्वांग क्षमता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। ठीक है, आप यहाँ पे और समझ सकते हैं, जैसे कि दो सिक्का ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए दो सिक्का ले लिए, तो दोनों सिक्का कैसा होगा आपका सेम आकार का होगा, तो ये क्या क्या कहलाएगा आपका सर्वांगसम कहलाएगा। आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड यानी कि जो ताश की पत्ती होती है उसे भी हम लोग ले सकते हैं दो, तो दोनों कैसा होता है आपका सेम होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, सर्वांग क्षमता कहलाएगा। यानी कि दो फिगर कैसा हो एकदम सेम जैसा आकार का हो, ठीक है, उसका आकार प्रकार कैसा हो एकदम समान हो, तो क्या कहलाएगा आपका कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, यानी कि सर्वांग क्षमता कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। ठीक है, जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं और कोनों का माप क्या हो समान हो, वो क्या कहलाएगा आपका वह त्रिभुज कैसा कहलाएगा आपका त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा। यानी कि दो त्रिभुज क्या हो उसका भुजा भी समान हो और कोण भी समान हो, तो क्या कहलाएगा आपका वो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप अभी एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC और आपका क्या है PQR, ये दोनों कैसा आपका सेम है, यानी कि क्या है दोनों एक दूसरे में सर्वांगसम है, दोनों एक जैसा आकार का है प्रकार का है, तो क्या कहलाएगा आपका ये कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, वो भी कैसा त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कहलाएगा। नेक्स्ट आगे कुछ नियम होता है त्रिभुज में जो आपको जानने हैं, तो आपका रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपका पहला क्या हो जाएगा भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि आपका दो त्रिभुज रहेगा जिसमें से एक का भुजा दूसरे के भुजा के बराबर होगा, एक का कोण दूसरे के कोण के बराबर होगा और तीसरे पहले का भुजा दूसरे के भुजा के बराबर होगा। यानी कि जैसे कि एक कोण ले लिए, ठीक है, ट्रायंगल आप ले सकते हैं दो, ठीक है, और दोनों सर्वांगसम कब होगा, यानी कि SAS कब लागू होगा, जब इसका साइड बराबर हो, इसका एंगल बराबर हो, फिर इसका साइड और इसका साइड क्या हो बराबर हो। इसी तरह आपका कोण भुजा कोण होता है, यानी कि पहले ट्रायंगल का और आपका दूसरे ट्रायंगल का क्या बराबर हो कोण बराबर हो, इसका भी कोण बराबर हो, इसका भुजा बराबर हो, इसका भुजा बराबर हो और इसका भी कोण बराबर हो, इसका भी कोण बराबर हो, तो क्या कहलाएगा आपका वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा भुजा भुजा भुजा, यानी कि आपका तीनों साइड कैसा हो बराबर हो, यानी कि जो आपका ट्रायंगल है इसका भुजा क्या हो तीनों का समान हो, वो कैसा कहलाएगा आपका SAS कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। चौथा आपका होता है कोण कोण भुजा, यानी कि दो ट्रायंगल होगा आपका जिसमें से दोनों का दो दो कोण क्या होगा बराबर होगा और एक भुजा उसका बराबर होगा, क्या कहलाएगा आपका एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है समकोण कर्ण भुजा, यानी कि राइट एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, यानी कि समकोण यानी कि एक का क्या हो जाएगा आपका समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा और दूसरा क्या उसका भुजा भी बराबर होगा, यानी कि समकोण कर्ण भुजा जो आपका होता है राइट एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। तो ये क्या हो गया आपके त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के नियम हो गए, कितने नियम हो गए आपके 5 नियम हो गए। आगे हम लोग बात करेंगे समरूपता क्या होता है। ठीक है, किसे जानना हम लोग को आगे अब समरूपता यानी कि सिमिलरिटी क्या होती है, तो इसमें क्या लिखा गया है वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो किंतु विस्तार या माप या परिमाप अलग अलग हो क्या कहलाएगा आपका समरूप कहलाएगा। यानी कि समरूपता क्या होता है वैसा फिगर यानी कि वैसा आकृतियाँ जिसका क्या बराबर हो आकार समान हो, ठीक है, किंतु विस्तार या माप क्या हो परिमाप अलग अलग हो, यानी कि उसका आकार सेम होगा लेकिन उसका जो विस्तार यानी कि उसका जो माप होगा या फिर जो उसका परिमाप होगा क्या होगा अलग अलग होगा, तो क्या कहलाएगा आपका समरूपता कहलाएगा यानी कि सिमिलरिटी कहलाएगा। आगे हम लोग को बात करना है इस वीडियो में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के गुण एवं सूत्र के बारे में जानना है, यानी कि बहुत सारे जो फिगर होते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है, उसका क्या गुण होते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके। तो आपको सबसे पहले जानना है कि बिंदु क्या होता है, क्या जानना है आपको बिंदु के बारे में, यानी कि पॉइंट क्या होता है, यानी कि किसी भी फिगर जैसे कि यहाँ पे सर्कल है इसके बीच में हम लोग क्या लेते हैं सेंटर लेते हैं, तो सेंटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट बोलते हैं, जिसे हम लोग ओ से दर्शाते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है बिंदु की लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, यानी कि कोई भी बिंदु का लंबाई होता है ना ही चौड़ाई होता है। ठीक है, छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं, तो बिंदु का ना लंबाई होता है ना ही चौड़ाई होता है, यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है, यानी कि जो आपका बिंदु होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है सही स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो गया आपका ये बिंदु हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेखा, यानी कि लाइन क्या होता है, तो एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग रेखा कहते हैं। यानी कि कोई भी जैसे कि एक सीधा पथ ले लिए यानी कि पाथ यानी कि ले लिए, ठीक है, लाइन ले लिए जो दोनों दिशाओं में कहाँ तक जाए अनंत तक जाए, यानी किसी का एंड नहीं हो, ये आगे भी जा सकता है ये इधर भी जा सकता है, यानी कि दाएं की तरफ और बाएं तरफ भी क्या हो सकता है आसानी से बढ़ सकता है।
जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, यानी कि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट आपको जानना है रेखाखंड क्या होता है, ठीक है। क्या जानना है आपको, रेखाखंड यानी कि आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या जानना है, रेखा के बारे में जाना, यानी कि कोई भी दो पथ होगा जिसका क्या हो जाएगा आपका अनंत नहीं होता, वो क्या कहलाता है आपका, रेखा कहलाता है। लेकिन आपको अब क्या जानना है, आपको रेखाखंड जानना है। तो दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन संभव हो, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह भाग जिसका मापन क्या हो, संभव हो, तथा अन्य प्रकार के रेखाखंड की तुलना की जा सके, क्या कहलाता है आपका, वो रेखाखंड कहलाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे लाइन क्या होता है, उसका अनंत तक जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका रेखाखंड होता है क्या होता है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आपको जानना है कोण के बारे में। किसके बारे में जानना है, कोण के बारे में, यानी कि एंगल क्या होता है। तो दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से कोण बनता है। क्या बनता है, दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से क्या बनता है, आपका कोण बनता है। यानी कि आप यहाँ से एक रेखा खींचे, ठीक है, और एक यहाँ से रेखा खींचे, ठीक है। तो इसका बिंदु क्या होगा आपका, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये कोण बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AOB, ठीक है, एंगल AOB, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे O क्या होगा, आपका कोण का निर्माण कर रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, ये एंगल कहलाएगा। यानी कि दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से क्या होता है, आपका कोण का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कोण के प्रकार एवं उनके गुण के बारे में जानेंगे। कोण के कितने सारे प्रकार होते हैं, तो आइए जानते हैं हम लोग एक एक करके। तो आपका पहला होगा न्यून कोण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री से कम के कोण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यून कोण बोलते हैं या फिर न्यून कोण कहते हैं। यानी कि वैसा कोण जिसका वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका, वो न्यून कोण कहलाएगा। अंग्रेजी में उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एक लाइन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग समकोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, लेकिन 90 डिग्री तो ये हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री से कम होगा, तो क्या कहलाएगा आपका, वो न्यून कोण कहलाएगा। यानी कि आप यहाँ पे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब कैसा कोण हो गया आपका, न्यून कोण हो गया। दूसरा आपका है समकोण, यानी कि राइट एंगल। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। आप इसे याद रख सकते हैं कि जो 90 डिग्री का कोण होता है क्या कहते हैं, उसे हम लोग समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका AOB के बीच में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का निर्माण हो रहा है, तो एक ऐसा कोण हो गया आपका, ये समकोण हो गया। तीसरा आपका है अधिक कोण, यानी कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे 98 डिग्री हो गया, 130 डिग्री हो गया, 145 डिग्री हो गया, 178 डिग्री हो गया, ये सब कैसा कोण है आपका, अधिक कोण है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। आगे हम लोग बात करेंगे सरल कोण, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट एंगल। किसका बात करेंगे हम लोग, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यानी कि 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। आप इन सारी पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे कि जो आपका 180 डिग्री का कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। यानी कि एक सरल कोण इज इक्वल टू 2 समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे 2 समकोण करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया आपका, एक सरल कोण हो गया, यानी कि आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। यानी कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी कि आपको बृहत कोण कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा आपका, बृहत कोण कहलाएगा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 185 डिग्री, 190 डिग्री, 280 डिग्री, 355 डिग्री, ये सब कैसा हो गया आपका, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, यानी कि 180 और 360 के बीच के जितने सारे कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका है पूर्ण कोण, ठीक है, यानी कि कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं, यानी कि आपका कंप्लीट एंगल कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि कंप्लीट एंगल कितना होता है, तो क्या बताएंगे, 360 डिग्री का होता है, यानी 360 डिग्री का होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण कोण कहते हैं। यानी कि आपका कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट आपका है पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं।
यानी कि दो कोण का जो योग होता है कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे 45 का पूरक कितना हो गया 45, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो एंगल का जो सम 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे 60 और 30 कितना हो गया आपका 90 हो गया। तो ये कौन सा कोण हो गया आपका पूरक कोण हो गया। ठीक है, ये कौन सा कोण हो गया आपका पूरक कोण। आगे हम लोग बात करेंगे समपूरक कोण। ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। पूरक कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देखें तो 100 का कोण और आपका 80 डिग्री का कोण, तो 100 और 80 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। और जैसे ही आपका दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 होगा, यह कौन सा कोण हो जाएगा आपका समपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये समपूरक कोण कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे ट्रायंगल के बारे में। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत आज भी जान लीजिए, आप लोग इस यूनिट में पढ़ना आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल का इंग्लिश क्या होता है आपका ट्रायंगल होता है, हिंदी में से क्या कहते हैं तो त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज के 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका ट्रायंगल होता है त्रिभुज होता है उसमें क्या होते हैं आपके 3 भुजाएं होते हैं और आपके 3 कोण होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। त्रिभुज क्या है आपका सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। यानी कि आपका ये 60 डिग्री और आपका ये 60 डिग्री कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी कि जो आपका त्रिभुज होता है उसके दो भुजाओं का सम क्या होता है हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपका ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन कितना हो गया आपका ए सी। यानी कि दो भुजाओं का सम क्या होगा हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। किसमें आपका त्रिभुज में। इसका फॉर्मूला आप लोग जान जाइए, इसका सूत्र क्या होता है आपका। तो इसमें पहला आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप लोग, तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आप लोग ये फार्मूला बस सवाल हल नहीं करना है डिलीट में, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में मतलब प्रश्न आएगा तो आप लोग ये सब भी लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छा मार्क्स वहाँ पे मिल सके, वो भी फिगर के साथ। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे इसमें त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पे आपके त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, किसके आधार पे आपके भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं आपके 3 प्रकार होते हैं। जिसमें आपका पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है आपका पहला समबाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग कि आपका समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है आपका, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं क्या हो आपका आपस में समान हो इक्वल हो, वह क्या कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, इसका तीनों भुजाएं क्या आपका आपस में बराबर है। तो एक ऐसा कोण हो गया आपका ये समबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया आपका ये समबाहु ट्रायंगल हो गया। यानी कि इसका क्या होगा आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। यानी कि तीनों साइड कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पे बराबर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है। आप इस बात को याद रखेंगे, जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है, तो आपको 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। ये क्या होगा आपके फॉर्मूला होगा इसके आपके समबाहु त्रिभुज के। दूसरा आपका होगा भुजाओं के आधार पे आपका कोण त्रिभुज क्या होगा आपका समबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो क्या कहलाएगा आपका समद्विबाहु कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका हाफ इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है आपका हाफ इंटू भुजा का स्क्वायर। किसका होता है समद्विबाहु त्रिभुज का आइसोसेलेस ट्रायंगल का। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज। किसके बारे में बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है।
यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा क्या हो आपस में बराबर नहीं हो, सारे भुजा कैसा हो आपका अलग अलग हो, वह क्या कहलाता है आपका, वह आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी कि आपका स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे फिगर के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, जहाँ पे आपका पी क्यू अलग है, ये अलग है आपका पी आर, और आपका क्यू आर भी क्या है अलग है, यानी कि आपका ये 2 है तो ये आपका 4 है तो ये आपका 6 है, यानी कि तीनों का साइड क्या हो आपस में बराबर नहीं है, यानी कि पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू आर इज नॉट इक्वल टू आर पी, यानी कि तीनों जो भुजाएं या क्या आपस में समान नहीं है, वो कैसा होगा आपका, वो विषम बाहु त्रिभुज होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। वह समतल बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से बनी हो क्या कहलाता है आपका, वो चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि वैसा, यानी कि वह समतल बंद आकृति जो 4 भुजाओं यानी कि 4 साइड से क्या हो घिरा हुआ हो, 4 साइड से बंधा हुआ हो, तो क्या कहलाएगा आपका, वो चतुर्भुज कहलाएगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं, ठीक है, कितनी भुजाएं, एक चतुर्भुज में आपकी 4 भुजाएं, 4 शीर्ष एवं 4 कोण होते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे कि एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, आपके 4 कोण होते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री है तथा चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं आपके चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और आपके जो चतुर्भुज होते हैं उसमें 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये आपका हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और आपका ये 90 डिग्री, तो 90 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको 2 डायगोनल आपके ये देखने को मिल जाएंगे, तो क्या आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गए। आइए आगे हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आपका पहला क्या होता है, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज और आपके सम चतुर्भुज, यानी कि आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और आपके रोम्बस। अब हम जानेंगे इसके बारे में, जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, आयत यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है। आप लोग पहले से चीज़ें जानते होंगे, लेकिन आपको इस यूट्यूब में जानना है, तो हमने इसमें सारे पॉइंट्स को शामिल कर दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत ना हो, थोड़ा भी परेशानी ना हो। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले कि आयत क्या होता है, ठीक है। तो एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर एवं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है आपका, वो आयत कहलाता है। यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख, कहने का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे सम्मुख यानी कि आमने सामने का जो भुजा हो क्या हो आपका बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो आपका 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है आपका, वो आयत कहलाता है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ABCD का आपका एक आयत है जिसमें आपका AB इज इक्वल टू क्या है आपका DC हो गया, यानी कि आपके आमने सामने का क्या भुजा आपका बराबर हो गया, और कोण कितने डिग्री का हो गया आपका 90 डिग्री का हो गया। तो जो भी फिगर आपको दिखाई दे जिसका आमने सामने का भुजा क्या हो बराबर हो और कोण कितने डिग्री का हो, कोण आपका 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा आपका, वो रेक्टेंगल कहलाएगा, यानी कि आपका आयत कहलाएगा। इसके कुछ गुण जान लेते हैं हम लोग। तो इसका जो गुण होगा आयत का क्या हो जाएगा आपका, सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी कि जो आपके आमने सामने की जो भुजा होती है क्या होती है आपके बराबर होती है, किसमें, आपके आयत में, यानी कि रेक्टेंगल में। यानी कि रेक्टेंगल के जो आमने सामने के भुजा होते हैं क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, यानी कि जो भुजा आपके होते हैं उसके प्रत्येक जो अंतःकोण यानी कि प्रत्येक जो अंदर का कोण होता है कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि आपके डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, किसमें, आपके रेक्टेंगल में। विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण क्या करते हैं दूसरे को काटते हैं, यानी कि डायगोनली क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, आपको एक पॉइंट पे क्या करते हैं आपको मिलते हैं, ठीक है, डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके कुछ सूत्र को हम जान लेते हैं। जो आयत के सूत्र होते हैं, तो आयत का जो परिमाण निकालने का सूत्र होता है क्या होता है आपका 2 × L+B, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप करने का मतलब आपका पेरीमीटर, ठीक है। परिमाप करने का मतलब क्या होगा आपका पेरीमीटर, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला इसका 2 × L+B। दूसरा फॉर्मूला आपका होगा आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L × B। तीसरा फॉर्मूला आपका होगा आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होगा, तो √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आप इन सभी सूत्रों को ध्यान में रखेंगे, आपको एग्जाम में ये सब लिखना होगा। दूसरा आपका हो जाएगा वर्ग। अब हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है आपका, वो वर्ग कहलाता है। यानी कि अभी हम लोग जाना किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। उसमें क्या होता है आपका
आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब आपका स्क्वायर है, इसमें क्या होता है, आपका सभी भुजा क्या होती है, आपकी समान होती है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है आपका, प्रत्येक कोण आपके 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर कहलाएगा, यानी कि वर्ग कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वर्ग के गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है, यानी कि जो आपके स्क्वायर के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। तो आपका पहला क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी में, चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि डायगोनल इक्वल होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्ग के सूत्र के बारे में, ठीक है, यानी कि फार्मूला जान लेते हैं हम लोग कि आपके जो स्क्वायर के फार्मूला होते हैं क्या क्या होते हैं। तो इसका परिमाण निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 इंटू साइड। इसका भुजा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रूट अंडर क्षेत्रफल कर सकते हैं, यानी कि परिमिति अपॉन 4 कर सकते हैं। इसका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो रूट अंडर 2 इंटू भुजा, ठीक है। ये सब क्या आपके सूत्र हो गए। अब हम लोग जानेंगे समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो जो आपका पैरेललोग्राम होता है, समानांतर चतुर्भुज, ये क्या होता है आपका, तो एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो आपका, समान हो एवं समानांतर हो, तथा सम्मुख कोण समान हो, यानी कि आमने सामने का क्या हो, कोण भी समान हो, किंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का न हो, क्या कहलाएगा आपका, वो समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि वैसा क्वाड्रिलेटर, यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसका क्या हो, आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो और क्या हो आपका, समानांतर हो, लेकिन उसका जो सामने का जो कोण हो, आमने सामने का जो कोण हो, कोण क्या हो आपका 90 डिग्री का नहीं हो, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो आपका पैरेललोग्राम है उसका क्या होता है प्रॉपर्टी, पहला आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सम चतुर्भुज यानी कि आपके रोम्बस के बारे में, ठीक है। तो आइए जानते हैं रोम्बस के बारे में। तो एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान एवं समानांतर हो तथा सम्मुख कोण समान हो, क्या कहलाएगा आपका, सम चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि वैसा चतुर्भुज यानी कि वैसा क्वाड्रिलेटर जिससे क्या हो, चारों भुजाएं क्या हो आपका, समान हो और कैसा हो आपका, समानांतर भी हो, यानी कि पैरेलल भी हो, और उसका और क्या हो, उसका सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने का कोण भी क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाएगा आपका, वो सम चतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि साइड भी बराबर हो और समानांतर भी हो, उसका कोण भी बराबर हो, तो क्या कहलाएगा आपका, वो रोम्बस कहलाएगा। इसके गुण के बारे में जानते हैं। तो इसका गुण पहला क्या है, चारों भुजाएं क्या होती है आपकी, बराबर होती है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट है आपका, विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आपका, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्गों के बराबर होता है। तो आप रोम्बस के प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आए तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को अच्छे से वहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छा मार्क्स वहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट आपका पांचवा है ट्रेपीजियम। क्या आपका पांचवा, ट्रेपीजियम यानी कि समलंब। तो इसे भी हम लोग जान लेते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक युग्म क्या हो, समानांतर हो, क्या कहलाएगा आपका, वो समलंब कहलाएगा। यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक युग्म यानी कि एक जोड़ा क्या हो आपका, बराबर हो, क्या कहलाएगा आपका, वो समलंब कहलाएगा, यानी कि ट्रेपीजियम कहलाएगा। इसके कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं। तो इसके गुण क्या होंगे आपके, आमने सामने की कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। आमने सामने की कोई दो भुजाएं एक दूसरे क्या होती है आपकी, समानांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है। दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की सभी दूरियां क्या होती है, समान होती है। और कोई दो सम्मुख भुजाएं असमानांतर होती है। ये क्या हो गया आपके समलंब चतुर्भुज के गुण हो गए, प्रॉपर्टी हो गए। अब हम लोग बात करेंगे सर्किल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग, कि वृत्त के बारे में जानेंगे। सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। तो वृत्त के अंदर एक बिंदु होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर बोलते हैं, यानी कि केंद्र बोलते हैं। यानी कि आपका एक ये सर्कल हो गया, ठीक है, आपके सेंटर पे क्या हो गया, आपके ये वो आपके सेंटर हो गए, यानी कि बिंदु हो गए, ठीक है। आपका जो बिंदु से एक लाइन जो जाएगा ये क्या कहलाएगा, आपका रेडियस कहलाएगा, यानी कि त्रिज्या कहलाएगा। और जैसे ये लाइन पूरा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आर से जैसे ही ये लाइन मतलब इधर चला जाएगा ओ के इधर, तो क्या कहलाएगा आपका, वो डायमीटर यानी कि व्यास हो जाएगा। यानी कि जैसे एक सर्कल ले लिए, ठीक है, आपका एक पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया, पॉइंट के जैसे किसी भी मतलब चले गए सर्कल पे कहीं से एक लाइन खींच दी,
तो ये आपका क्या क्या कहलाता है आपका, ये आपका रेडियस हो गया। लेकिन इस रेडियस को पूरा कर दिए, यहाँ से कंप्लीट कर दिए, ठीक है, यानी कि r प्लस आर, ठीक है। तो क्या हो गया आपका r प्लस आर, क्या हो गया आपका 2r हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा आपका, तो ये पूरा मिलकर क्या कहलाता है आपका, ये डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है आपका डायमीटर, यानी कि आपका व्यास कहलाता है, ठीक है। वृत्त पर सभी बिंदु केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, यानी कि कोई भी वृत्त आपका सर्कल पर, जैसे एक पॉइंट सेंटर हो गया, यहाँ से कोई भी जो दूरी लेते हैं क्या होता है आपका, ये समान होता है। किसी का भी दूरी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, न कि अनइक्वल होते हैं। दोनों का क्या होगा आपका समान दूरी होंगे, ठीक है। जैसे आपका ये पहला इधर 2 है तो इधर भी आपका 2 होगा, यानी कि सेंटर से दूरी क्या होता है आपका समान होता है। यहाँ 4 है तो ये भी आपका 4 होगा, ठीक है। आगे आपका त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु की दूरी होती है। क्या होती है आपका त्रिज्या, केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु की दूरी होती है, क्या कहलाती है आपकी त्रिज्या कहलाती है। और व्यास की आधी होती है। जैसे कि एक सर्कल हो गया, सेंटर हो गया, ये आपका ये कंप्लीट यहाँ तक सेंटर से गया आपका, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका डायमीटर हो गया पूरा, ठीक है। डायमीटर इक्वल टू 2r भी बोलते हैं हम लोग। आगे हम इसके सूत्र के बारे में जानते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2 पाई आर। रेडियस आपका आर से रेडियस को डिनोट करते हैं। पाई के वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे 22/7 या फिर आपका 3.14 आप ले सकते हैं। ये सब क्या होगा वृत्त के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे घन के बारे में, ठीक है। यानी कि आपका घन क्या होता है, यानी कि क्यूब क्या होता है। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो, अर्थात प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो, क्या कहलाएगा आपका, वो घन कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं क्यूब का। और एक क्यूब में यानी कि एक घन में कितने 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं, ठीक है। आगे इसका फॉर्मूला को जानेंगे। तो घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए क्यू होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 4a²। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका 6a² होता है, ठीक है। तो आप इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखेंगे, उनके प्रॉपर्टी को याद रखेंगे और उनके परिभाषा को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप इन सारी बातों को वहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं कि वैसा घनाभ जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या हो समान हो तथा प्रत्येक पृष्ठ क्या हो एक वर्ग हो, वो क्या कहलाता है आपका, वो घन कहलाता है। घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4a² होता है। और घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a² होता है। इतनी बातों को अच्छे से याद रखेंगे। और घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका a√3, ठीक है। आप इन सभी फॉर्मूलों को भी अच्छे से याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्यूबाइड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, क्यूबाइड के बारे में, ठीक है। यानी कि घनाभ क्या होता है। तो 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख यानी कि आमने सामने के पृष्ठ क्या होते हैं बराबर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं क्यूबाइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि 6 पृष्ठों से घिरा हुआ वह आकृति, वह फिगर जिसका प्रत्येक पृष्ठ क्या हो एक आयत होता है और सम्मुख क्या होता है आमने सामने का क्या होता है उसका पृष्ठ बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं क्यूबाइड कहते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे किताब हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है आपका आमने सामने का क्या होता है साइड क्या होता है आपका पृष्ठ बराबर होता है। जैसे आप यहाँ पे ईंट देख सकते हैं, बॉक्सेस यानी कि बक्सा देख सकते हैं, मैच स्टिक्स यानी कि सलाई की जो आपकी काठी होती है आप उसे भी देख सकते हैं। उसको कैसा, उस सब क्या एग्जाम्पल है आपका, तो वो सब आपका घनाभ का एग्जाम्पल है यानी कि क्यूबाइड का एग्जाम्पल है। आप इसके फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। आपका पहला फॉर्मूला आयतन का क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या हो गया आपका घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तीसरा आपका फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका घनाभ का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू 2 इंटू एल प्लस बी एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यानी कि 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, फिर आपका चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, ये क्या हो गया आपके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा किसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो भी किसका आपका घनाभ का, किसका घनाभ का। इसे हम लोग कैसे पढ़ लेंगे अच्छे से, 2 इंटू, ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये क्या होगा आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, तो √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
रूट के अंदर एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और आपका एच का स्क्वायर, इससे क्या निकलेगा आपको घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड आप लोग निकाल सकते हैं। ये सब आपके फॉर्मूला होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम लोग बात करेंगे बेलन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बेलन के बारे में, यानी कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग सिलेंडर के बारे में। बेलन एक ऐसी त्रिआयामी यानी कि 3D ठोस आकृति होती है जिसकी दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। आप लोगों ने घर पे क्या देखा होगा? आप लोग अपने घर में सिलेंडर जरूर देखे होंगे। ठीक है, क्या देखे होंगे आप लोग? घर में सिलेंडर जरूर देखे होंगे, जिससे आप लोग घर में खाना बनता है। तो जो आपका क्या होता है, बेलन कैसा होता है आपका? एक 3D फिगर होता है जिसमें क्या होता है आपका दो वृत्त यानी कि आपके दो सर्कल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नीचे क्या सर्कल होते हैं, और आपका एक वक्र आयत होता है। ठीक है, आपका क्या होता है? आपका एक वक्र आयत यानी कि आपका ये रेक्टेंगल टाइप का होता है, और इससे मिलकर जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेंडर बोलते हैं। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका सिलेंडर होते हैं बेलन, उसके ऊपर क्या होते हैं, यानी कि सिरे के ऊपर यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, उसमें क्या होता है आपके एक मतलब दो वृत्त होते हैं। ऊपर नीचे क्या होते हैं? वृत्त होते हैं, जिसमें क्या होता है आपका समान त्रिज्या होते हैं उसके वृत्त का। ठीक है, एवं एक होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र कर्व होता है। कैसा होता है आपका? उसका कर्व होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका ये सर्कल हो गया। ठीक है, और इसके बीच में एक आपका सेंटर हो गया, आपका ये त्रिज्या हो गया आपका, दोनों पे क्या होगा आपका? बराबर होगा। ठीक है, आगे हम लोग इसके सूत्र के बारे में जानेंगे, फार्मूला के बारे में। तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आप इन सभी फार्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आगे है शंकु। क्या आपका आगे? शंकु के बारे में जानना है। ठीक है, यानी कि कोण क्या होता है। तो यह एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार एक वृत्त है। क्या है? एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार यानी कि उसका बेस कैसा हो? आपका वृत्त हो, यानी कि सर्कल हो। इसका निर्माण एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक के परित घुमाने पर होता है। यानी कि जो आपका शंकु होता है उसका निर्माण कैसे होता है? एक समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री, यानी आप यहाँ पे जैसे क्या 90 डिग्री आप दिख रहे हैं, त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं। ठीक है, भुजाओं वाली भुजाओं में से किसी एक के पारित घुमाने पर होता है। आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा, उसका शेप कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे? इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसे क्या करेंगे? हम लोग पलट देंगे तो कैसा बन जाएगा आपका? ऐसा बन जाएगा। तो यही आपका क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, यानी कि शंकु होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वर्क पृष्ठ कैसे निकालते हैं? तो पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या होता है आपका? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, और एल को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? सैलेंट हाइट कहते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गोला क्या होता है, यानी कि स्फीयर के बारे में। किसके बारे में? स्फीयर के बारे में। तो जो आपका स्फीयर होता है वह क्या होता है? आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। तो गोला का आयतन कैसे निकालते हैं हम लोग? 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है उसे जान लेते हैं हम लोग। यह एक ऐसी ठोस अथवा खोखली आकृति है जिसकी सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इसका निर्माण एक वृत्त को उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाने पर होता है। ठीक है, यह क्या हो गया आपका? गोला का परिभाषा हो गया। अब हम लोग जानेंगे अर्धगोला क्या होता है। जो आपका हेमिस्फीयर होता है वह क्या होता है? तो एक संपूर्ण गोले को बीच से काट देने के बाद बनी आकृति अर्धगोला कहलाता है। यानी कि आपका जो एक मतलब एक संपूर्ण जो गोला होता है, स्फीयर होता है, उसको बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? वो आधा हो जाएगा, और उसी आधा को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धगोला कहते हैं, यानी कि आपका हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग? 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? तो 2 पाई आर स्क्वायर। और आपका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो 3 पाई आर स्क्वायर। आप इन सभी सूत्रों को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है पिरामिड। क्या आपका नेक्स्ट आपका और एक बार लास्ट भी है पिरामिड। ठीक है, तो एक ठोस आकृति जिसका आधार एक समबहुभुज होता है। उसका आधार कैसा होता है आपका? एक समबहुभुज होगा, तथा इसके शेष पृष्ठ एक ही शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। यानी कि आपका जो पिरामिड होता है उसका आधार क्या होता है आपका? समबहुभुज होता है,
उसका शेष जो बच जाता है पृष्ठ उसका, वो क्या होता है आपका एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, और इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि 500 पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करते हैं उसका गुना कर देंगे आधार का और किसका पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो क्या हो जाएगा आपका वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया से हम लोग बोल सकते हैं CA से। तो इस तरह क्या हो जाएगा आपका ये पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये थे आपके आज के वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया कि I3 के बारे में, S9 के आपके पेपर जो गणित के हैं, का जो आपका पेपर है गणित का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर का, तो हम लोग इस वीडियो में इसके I4 को हम लोग जानेंगे, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है आंकड़ों का प्रबंधन एवं संभावना के बारे में। आप लोगों को पढ़ना है कि आंकड़े कैसे कैसे होता है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम लोगों का इस यूनिट का पहला पॉइंट क्या रहेगा, डाटा के बारे में। क्या बारे में, डाटा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, किसी जानकारी अथवा तथ्यों और किसी घटना के विवरण को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, आपका डाटा कहलाता है। यानी कि जो आपका डाटा कलेक्शन क्या होता है, किसी भी जानकारी को इकट्ठा करना, किसी भी तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, या फिर किसी घटना के बारे में जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम लोग डाटा कहते हैं। डाटा आपका गुणात्मक भी हो सकता है और आपका मात्रात्मक भी हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या जाना अभी कि जो हम लोग क्या करते हैं किसी भी घटना के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में क्या करते हैं जानकारी को इकट्ठा करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, वो डाटा कहलाता है। ठीक है, और आपका जो डाटा होता है क्या हो सकता है, आपका गुणात्मक भी हो सकता है और आपका मात्रात्मक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों की संख्या किसी एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि जब एक क्रिकेट मैच होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके 11 प्लेयर खेलते हैं और सभी का स्कोर कार्ड क्या होता है आपका अलग अलग होता है। तो जो हम लोग एक लास्ट में क्या निकालते हैं, आपका स्कोर कार्ड निकालते हैं, वो एक तरह का क्या हो गया आपका, एक तरह का वो डाटा हो गया। ठीक है, कि कौन से खिलाड़ी कितना रन बनाए, तो हम लोग क्या होता है उससे हम लोग जानकारी मिल जाता है कि कौन से प्लेयर कितने रन बनाए हैं, तो उससे हम लोग क्या कह सकते हैं एक डाटा हो सकता है, कौन से बॉलर कितने विकेट लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो हम लोग कलेक्शन करते हैं क्या कहलाता है आपका, वो डाटा कहलाता है। आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसी एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि जैसे एग्जाम होता है और एग्जाम में क्या होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में बच्चे का अलग अलग मार्क्स आता है और प्रत्येक विषय का एग्जाम होता है। तो कोई एक खास विषय में, जैसे आप यहाँ पे मैथ्स की हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स विषय में हर बच्चे का क्या हो जाएगा अलग अलग नंबर होगा और उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसका ज़्यादा है उसे क्या कर सकते हैं फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, उससे कम वाले को सेकंड रैंक, उससे कम वाले को थर्ड रैंक। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं क्लास में रैंक एक मतलब दे सकते हैं बच्चों का, कि मतलब इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स है, इसके आधार पे ये बच्चा फर्स्ट है, इसके आधार पे ये बच्चा सेकंड है। तो इस तरह का क्या हो गया आपका, ये एक तरह का ये डाटा हो गया। ठीक है, यानी कि किसी भी डाटा से हम लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं उसे मतलब रैंक प्रदान कर सकते हैं। या फिर खिलाड़ी क्रिकेट मैच का ही ले ले, तो कोई खिलाड़ी अच्छा स्कोर करता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग मैन ऑफ द मैच देते हैं। तो कैसे देते हैं, सब हम लोग क्या करते हैं पहले स्कोर कार्ड देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी कितना रन बनाए हुए या फिर कौन से खिलाड़ी कितना विकेट लिए हुए हैं, और उसमें से जो आपका सर्वश्रेष्ठ होता है उसे हम लोग क्या करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच देते हैं। तो उस तरह क्या हो गया, हम लोग डाटा को देखते हैं फिर अपना रिजल्ट मतलब तैयार करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये डाटा हो गया। यानी किसी भी तथ्यों के बारे में जानकारी को क्या करना, इकट्ठा करना, या फिर किसी घटना के बारे में क्या करना, जानकारी को कलेक्ट करना, क्या कहलाएगा आपका, ये डाटा कहलाता है। नेक्स्ट आपको आगे जानना इसमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो आपका आंकड़ा यानी कि डाटा होता है उसे हम लोग कैसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आंकड़ा डाटा दोनों लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं प्रस्तुत, चित्रलेख के द्वारा यानी कि पिक्टोग्राफ के सहायता से कर सकते हैं, दंडालेख यानी कि आपका बार ग्राफ के सहायता से कर सकते हैं, तीसरा क्या आपका है आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम की मदद से हम लोग कर सकते हैं, और लास्ट क्या आपका है वृत्त आरेख यानी कि पाई चार्ट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं डाटा को या फिर आंकड़ा को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका हो गया, 4 तरीका हो गया, चित्रालेख, दंडालेख, आयत चित्र और आपका वृत्त आलेख। ठीक है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और आपका पाई चार्ट। आगे आप लोग इसमें पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, पढ़ना आपको केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है। तो आंकड़ों को किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो आपका डाटा होता है किसी मतलब खास मतलब कोई अंक हो गया उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके आसपास जब नंबर होते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे केंद्रीय या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पे 38 लिखे हम लोगों ने। ठीक है, कोई एग्जाम का कोई विषय का परीक्षा हुआ और सभी बच्चे का मार्क्स आया और उसमें से
मतलब एक 38 मतलब एक मार्क्स क्या पासिंग मार्क्स हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या इससे कम है और बहुत सारे बच्चे का इससे ज़्यादा है। तो जो आपका ये बीच वाला जो 38 हो गया क्या हो गया, एक तरह से आपका केंद्रीय प्रवृत्ति हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, एक तरह से ये आपका बॉर्डर के रूप में हो गया कि इसके पीछे वाले क्या हो गए फेल हो गए, उसके आगे वाले आपके पास हो गए। तो यहाँ पे 38 एक तरह का क्या हो गया आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में यहाँ पे जाना जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के प्रकार हम क्या है, निम्न है आपका माध्य, माध्यमिका, आपका बहुलक। ठीक है, आइए जानते हैं हम सबसे पहले मीन के बारे में। ठीक है, यानी कि माध्य क्या होता है। आप लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा होगा मीन क्या होता है। तो मीन का जो फॉर्मूला क्या होता है वो क्या होता है आपका अवलोकनों का योग बटे में अवलोकनों की संख्या, यानी कि मीन का मतलब क्या हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्न संख्याओं में रन बनाए। ठीक है, यानी कोई खिलाड़ी है जिन्होंने कितने पारियाँ खेला, 6 पारियाँ खेला, जिसमें उसका स्कोर क्या है 36 है, 35 है, 50 है, 46 है, 60 और 55 है। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि एक पारी में उनके द्वारा बनाए गए रनों के माध्य क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सभी रनों को क्या करेंगे तो कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 286 आ जाएगा। और आपका नीचे क्या आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपका मीन का फॉर्मूला हो क्या होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 282 हो गया। और कितने पारियों में खेला है आपका यहाँ पे, तो देख सकते 1 2 3 4 5 6, तो कितने पारी हो गया 6 पारियाँ हो गया। तो इसे काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 47 आंसर आ जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका मीडियन। माध्यिका क्या होता है, तो किसी श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तत्पश्चात यदि पदों की संख्या क्या हो आपका सम हो, यानी कि जैसे कि क्या करेंगे सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए किसी भी संख्या को क्या करेंगे आप सबसे पहले या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में क्या करेंगे दर्शा लेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे ठीक है कि जो आपका पदों की संख्या क्या हो सम संख्या हो। ठीक है, सम संख्या होगा जब पदों की संख्या, तो आप लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे n/2 का n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन 2। आपका ये फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, जब पदों की संख्या कैसी हो सम संख्या हो। ठीक है, और जब पदों की संख्या क्या हो आपका विषम हो यानी कि ऑड हो, तब आप लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे n + 1/2वां पद। ठीक है, इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप विषम संख्याओं का मतलब माध्यिका निकाल सकते हैं और यहाँ पे ऊपर आप लोग सम संख्याओं का माध्यिका निकाल सकते हैं। तो ये आपके 2 फार्मूला हो गए माध्यिका निकालने के, सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए। नेक्स्ट हम आगे जानेंगे बहुलक। ठीक है, और ये आपका ये छोटा यूनिट है, इसमें आप लोगों को बस इतना ही चीज़ जानना है। तो आपका लास्ट क्या रहेगा आपका इसमें बहुलक, यानी कि मोड क्या होता है। तो बहुलक वह पद होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होता है, वह क्या कहलाता है आपका वो बहुलक कहलाता है। यानी कि कोई क्वेश्चन में आपका बहुत सारा संख्या दिया हुआ है और आप लोग उसमें से ढूंढना है कि कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वो आपका बहुलक होगा, यानी कि मोड कहलाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4, इतना सारा संख्या दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन पहले देख ले 2 1 4 3 आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आप 1 देखें तो 1 कितनी बार है 1 2 3, यानी कि जो आपका 1 है कितनी बार आया है 3 बार आया है। फिर आप किसे देखेंगे 2 देखेंगे 2 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, यानी कि आपका 2 कितने बार रिपीट हुआ है 4 बार हुआ है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे 3 कितने बार है आपका मात्र 1 बार आपका है 3। 4 कितने बार है आपका 4 आपका 2 बार है। ठीक है, तो आप लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा बार 2 है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि आपका मोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटा यूनिट था, इसमें आप लोग को बस जानना था कि डाटा क्या होता है, उसके बाद मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और आपका मोड क्या होता है। तो अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।